सबसे पहले हम एक वीडियो देखेंगे। ये करीब 10 मिनट का वीडियो है कि देखना बहुत इसलिए जरूरी है कि हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पहुंचना था और कहाँ गलती हुई है। उसके बाद हम कुछ सिद्धांतों पर बात करेंगे, किन बातों को लेकर आगे चलने की जरूरत है, और फिर लोक नीति की परिकल्पना क्या है, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ लोक नीति, उस पर हम बात करेंगे। और अंत में आप सबसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। तो हम आगे चलते हैं पहले वीडियो की ओर। प्रणाम आचार्य। सम्राट, क्या मगध विजय के पहले तुम्हारी सेना नंदीग्राम के पास ठहरी थी? हाँ आचार्य। क्या तुम्हारी सेना ने ग्रामवासियों से अन्न लिया था? हाँ आचार्य। क्या उसका मूल्य चुकाया गया? शायद नहीं। हाँ या नहीं? नहीं आचार्य। क्या समझकर तुमने वो अन्न ग्रहण किया? दान या दक्षिणा? मैं समझा नहीं आचार्य। शारंगरम, सम्राट को दान और दक्षिणा का अर्थ समझाओ। सम्राट, दान वह मूल्य है जो सामाजिक कर्तव्य के रूप में दिया जाता है, और दक्षिणा वह मूल्य है जो किसी सेवा के बदले में दी जाती है। तुमने क्या लिया? दान या दक्षिणा? क्षमा आचार्य, मैं उस अन्न का मूल्य चुका दूंगा। ध्यान रहे चंद्रगुप्त, हर वस्तु का मूल्य है, हर सेवा का मूल्य है, और जिसका भी मूल्य है वो अर्थ है, और धर्म और काम अर्थ पर ही निर्भर है। इसलिए अर्थ व्यवहार धर्म पूर्वक हो। बिना मूल्य दिए दूसरे का द्रव्य लेना दूसरे के द्रव्य का अपहरण है, और दूसरे के द्रव्य का अपहरण अपने द्रव्य का नाश है। सम्राट, अन्न और प्रजा ही तुम्हारा धन है, और अन्न का प्रजा से संबंध है। बात समझ में आई? हाँ आचार्य। अब तुम जा सकते हो। यही बात आचार्य मुझसे एकांत में भी कह सकते थे, पर नहीं, मुझे अपमानित करने में उन्हें आनंद आता है। सम्राट, आप आचार्य को गलत समझ रहे हैं। ये तो उनका आपके प्रति स्नेह है। थक गया हूं स्नेह के इस बंधन से मैं। सम्राट की जय हो। समाहर्ता आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। अब इस समय समाहर्ता को क्या काम आ पड़ा? भीतर भेज दो उन्हें। मगध सम्राट की जय हो। सम्राट, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे इस समय यहां आना पड़ा। कहो। सम्राट, श्रेष्ठी सुदत्त और दूसरे कई श्रेष्ठियों को न्यायालय के आदेश पर चुंगी घर के सामने धूप में खड़ा कर दिया गया है। उनका अपराध क्या है? कर चुराने की कोशिश। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को समाज के सामने लज्जित किया जा रहा है, और मुझे इस बात की सूचना तक नहीं। क्या आचार्य को इसकी सूचना है? आचार्य विष्णुगुप्त के आदेश पर ही उन्हें दंड दिया गया है। मैं आचार्य से मिलना चाहता हूं इसी समय। जो आज्ञा सम्राट। आयुष्मान भव। कहो, कुछ कहना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो? आचार्य, प्रथम आसन तो ग्रहण करें। शिष्टाचार में समय गंवाने का मेरे पास समय नहीं है सम्राट। जो पूछना है सीधे पूछो। आचार्य के पास मेरे लिए समय नहीं है।
आचार्य के पास जो समाज को धन देते हैं उनके लिए भी समय नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आचार्य किसकी चिंता में व्यस्त हैं। समाज की। मेरे लिए व्यक्ति नहीं, देश महान है। मेरी निष्ठा न चंद्रगुप्त में है न चंद्रगुप्त के साम्राज्य में। मेरी निष्ठा समाज के उत्कर्ष में है। मैं उसी के बारे में सोचता हूं चंद्रगुप्त। इसीलिए मैं घर का चिंतन करता हूं। इसीलिए मैं दान का चिंतन करता हूं। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, समुद्र से जल भाप बनकर बादल बन जाता है, फिर वही बादल वर्षा की बूंदें बनकर जल जल में मिल नदियां बन सागर बन जाता है। वही जल अर्थ है, कर वही अर्थ है जो राज्य का आधार है, और दान वही अर्थ है जो समाज का आधार है। ये समाज ही सागर है। यदि सागर का जल सागर में न मिले तो अर्थ अनर्थ है। इसीलिए राजा कर लेता है और समाज दान देता है। जिस मगध में प्रतिष्ठित श्रेष्ठी कर नहीं चुकाते, ऐसे मगध में एक ऐसा अपरिग्रही ब्राह्मण भी रहता है जो भिक्षा में मिले अन्न को भी सूर्यास्त से पहले बांट देता है ताकि वो किसी की भूख मिटा सके। बताओ चंद्रगुप्त, मैं किसका सम्मान करूं? कम से कम में जीतने वाले उस आचार्य का, या कर न चुकाने वाले उन प्रतिष्ठित श्रेष्ठियों का? सुनो सुनो सुनो, पाटलिपुत्र की जनता सुनो। मगध साम्राज्य में चारों ओर शांति स्थापित हो चुकी है। महाराज धननंद के पूर्व मंत्री अमात्य राक्षस ने सम्राट चंद्रगुप्त का मंत्री बनना स्वीकार कर लिया है। अक्षय तृतीया के दिन अमात्य राक्षस की उपस्थिति में सम्राट चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होगा। सभी नागरिक इस समारोह के उत्सव में आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। ऐसे साम्राज्य का सम्राट होने का क्या लाभ, जहां मैं हर दिन एक कठपुतली की तरह नचाया जाऊं। अपनी इच्छा से उठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से बैठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से प्रेम नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता। मेरा विवाह भी आचार्य के लिए एक राजनीति है। जब से यहाँ चैन से कमरे में सो तक नहीं सका हूं। कौन हूं मैं? सम्राट? आचार्य विष्णुगुप्त के इशारों पर नाचने वाला एक दास? नहीं करना मुझे सम्राट, नहीं चाहिए मुझे ये साम्राज्य, नहीं होगा ये राज्याभिषेक। समाहर्ता। सम्राट, रोक दो ये राज्याभिषेक। ये क्या सुन रहा हूं मैं चंद्रगुप्त? आपने ठीक ही सुना है आचार्य, नहीं बनना मुझे मगध का सम्राट। क्यों? जब से यहां आया अपनी इच्छा से सांस तक नहीं ले सका हूं। आपने मुझे एक महान स्वप्न दिया था, चक्रवर्ती सम्राट का स्वप्न, एक महान साम्राज्य का स्वप्न। परंतु यहां आने के बाद पता चला कि आचार्य विष्णुगुप्त के लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तूने ठीक ही समझा है चंद्रगुप्त। मेरे लिए सम्राट समाज के नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तो रखे अपना साम्राज्य, नहीं बनना मुझे सम्राट, यदि यही सुख है सम्राट होने का। चंद्रगुप्त, तुझे सुखी होना है? क्या सम्राटों को सुखी नहीं होना चाहिए? मूर्ख!
पूरे साम्राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है तो क्या तू सुखी हो पाएगा? सुख शिक्षक और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता। भूल गया तू चंद्रगुप्त, मैंने तुझे साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं। भूल गया तू कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। भूल गया तू कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सुख चाहता है तो पहले अपनी प्रजा को सुखी बना। तूने साम्राज्य अर्जित किया है, सुख अर्जित करने का मार्ग भी तेरे लिए खुला है। तो मित्रों, अभी आपने वीडियो देखा। इस वीडियो का सार सभी ने सुना होगा कि जब तक प्रजा में एक व्यक्ति भी दुखी है तब तक राजा को सुखी होने का अधिकार नहीं है। क्या ये सिद्धांत आजकल के तथाकथित राजाओं पर लागू होता है? ये एक सोचने का विषय है। हम आगे चलते हैं। प्रणाम आचार्य। सम्राट, क्या मगध विजय सरकार के क्या सिद्धांत होने चाहिए, इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। क्यों हम सरकार बनाते हैं? किसी भी सरकार का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां पे नागरिक का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। व्यक्ति को अपनी उच्चतम सीमा में जाने के लिए जो एक माहौल चाहिए, उस माहौल को तैयार करना सरकार का काम होना चाहिए। और शासकीय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को अपनी सनक और शौक लागू करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति के पास शासकीय व्यवस्था में अनियंत्रित शक्ति नहीं होनी चाहिए। असीमित और अनियंत्रित शक्ति नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। और धन के उत्पन्न करने तथा व्यय करने का बैलेंस होना चाहिए। और राज्य महंगे शौक की ओर या महंगे कामों की ओर तभी जाए जब तक सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो गई हो। यह नहीं हो सकता है कि आप 4 आदमियों को 5 स्टार में ठहराएं और करोड़ों लोग शाम को 2 वक्त की रोटी भी ना खा सके। कहा जाता है हिंदुस्तान के 20% लोग आज भी शाम को बिना भोजन के सोते हैं। तो यहाँ पे सरकार के सिद्धांतों की बात है। क्या इन 4 बातों को लेकर, 5 बातों को लेकर सरकार की स्थापना नहीं होनी चाहिए थी? हुई या नहीं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी किन सिद्धांतों को लेकर आई है? पहला सिद्धांत जो आपने वीडियो देखा, कोशिश ये होनी चाहिए कि शासन की व्यवस्था देश में उन मूल्यों के आधार पर हो सके जो मूल्य हमने इस वीडियो में देखे। जिन मूल्यों को लेकर भारत गौरवान्वित रहा
यही मूल्य थे जिनको आधार मानकर भारत को विश्व गुरु की संज्ञा मिली थी कभी। आज अगर दुनिया में हम भारत को वास्तव में वही स्थिति और प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें विचार करना होगा। तो जो भी व्यक्ति काम करे, किसी भी पद की अपेक्षा ना रखें, पोजीशन की लालसा से ना जुड़े, बल्कि सेवा भाव से जुड़े, और जो भी कार्य होगा उसमें जय और पराजय का, जय और विजय का, जय और पराजय का भाव नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर उठकर काम करें, क्योंकि वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सेक ऑफ आवर ड्यूटी। कर्तव्यों का निर्वहन सिर्फ कर्तव्यों के लिए करने की कोशिश करें हम सभी लोग। ये ना सोचें कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, क्योंकि करने की जरूरत है। पहल कहीं ना कहीं से होनी जरूरी है। विशुद्ध स्वार्थ पर एक दृष्टि से कोई कार्य नहीं करेंगे। जो भी कार्य करेंगे कलेक्टिव गुडनेस को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जनमानस को, मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, और व्यक्ति किसी की आलोचना ना करें बल्कि अपनी नीतियों की स्पष्ट बात करें। हम यहाँ पे राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के माध्यम से आलोचना से भी ऊपर उठना चाहते हैं। क्यों वक्त बर्बाद करें किसी की आलोचना में? जो सही समय, जो सही कार्य लगते हैं उन्हें किया जाए। जिन्होंने जो किया उनको, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से जैसा उनको लगा, जैसे उनकी शिक्षा थी, संस्कार थे, वातावरण में प्रभाव था उनके मस्तिष्क पर, वैसे उन्होंने किया। लेकिन अगर हम में, आप में कुछ अलग है तो हम आलोचना की अपेक्षा अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से लोक नीति पार्टी चलनी चाहिए। अब एक छोटा सा वीडियो है, जरूर देखना है, 1 मिनट। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाए ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाए। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़े। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट raष्ट्रीयलोकनीति.org। जी, तो किन उद्देश्यों को लेकर इस पार्टी की रचना हो रही है? पहला उद्देश्य है नई सदी में नई सोच युक्त नेतृत्व, न्यू इरा लीडरशिप। अब पुरानी सोच का नेतृत्व काम नहीं करेगा। तकनीक का युग है और डिलीवरी का युग है, डिलीवर करना पड़ेगा। शासकीय व्यवस्था व तरीकों में नवीनता, गवर्नेंस के जो तौर तरीके प्रशासन के, शासन के आज की डेट में हैं, उनमें बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। ये जो वर्तमान व्यवस्था है ये न्याय नहीं दे सकती है। तकनीक का समुचित उपयोग, 21वीं सदी में है, टेक्नोलॉजी का एरा है, डेटा ड्रिवन सारी इकोनॉमी है, तो हमें भी अपनी व्यवस्था को टेक्नोलॉजी के साथ
बराबर तरीके से जोड़ना पड़ेगा और लोगों की अधिकाधिक सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइजेशन। डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल है, लेकिन लोगों की कितनी भागीदारी होती है, कितने लोग चिल्ला रहे होते हैं, कितने लोग एजिटेशन कर रहे होते हैं, कितने लोग स्लोगन कर रहे होते हैं, कौन किसको कितना सुनता है आप देखते हैं। लेकिन ऐसा एक वेलफेयर स्टेट में क्यों किसी को बार बार कुछ कहने की जरूरत पड़े जो ना मिले, और उच्च स्तर की जवाबदेही और नागरिक प्रसन्नता सूची। यहाँ पे इन्हांस्ड अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, एंड साथ में बात हो रही है हैप्पीनेस इंडेक्स की। हम ये देखें हमारे देश में नागरिक कितने सुखी हैं, कितने खुश हैं। इन 5 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का जन्म हुआ है। और यहाँ पे हम गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सहयोगात्मक सुशासन की बात कर रहे हैं, फैसिलिटेटिंग गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को गवर्न करना हमारे नेचर के खिलाफ है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उस पर परतंत्रता की बेड़ियां नहीं बांधी जा सकती। इसलिए जो गवर्नेंस होनी चाहिए, गवर्न नहीं करना, हमें नागरिक को फैसिलिटेट करना है, सहयोग करना है, ताकि वो अपने जीवन के उच्च मूल्यों को, उच्च उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। कैसे होगा ये सब और क्या है इसके पीछे की बातें? हम बात करते हैं पहले उद्देश्य को लेकर, नई सदी की नई सोच युक्त नेतृत्व। कैसा होगा ये नेतृत्व, क्या हम कहना चाह रहे हैं इसके पीछे? हम ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहते हैं जिनमें राजनीतिक संक्रमण हो, पॉलिटिकली इन्फेक्टेड जो लोग हैं, जिनमें जोड़ तोड़, दूसरे को नीचा दिखा के खुद को ऊपर उठना वगैरह वगैरह, ऐसी प्रवृत्तियां हैं, अपने ही लिए देखना, ऐसे लोगों से दूर रहना है। और जो सिद्धांतहीनता अभी राजनीतिक परिवेश में है, यहाँ पे हमें सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना होगा। और जो 5 सिद्धांतों की हमने बात की है पहले, उनका पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए एक अनिवार्य शर्त होनी चाहिए और होगी। और जवाबहीनता जो अभी है, आप चुन के भेजते हैं, हम चुन के भेजते हैं जिस भी प्रतिनिधि को, वो कितना काम करे ना करे कोई नहीं पूछता बाद में। 5 साल के बाद ही सिर्फ जब इलेक्शंस होते हैं तब सिर्फ वोट के माध्यम से जवाब देते हैं, लेकिन इतने पूरे पीरियड में वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कोई पता नहीं होता है। यहाँ पे व्यवस्था है, जब भी इलेक्शन के लिए नामांकन भरेंगे, नामांकन भरते भरते एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि अगर पब्लिक रेटिंग में, क्योंकि पब्लिक रेट कर रही होगी, आगे हम बात करेंगे, पब्लिक रेटिंग में लगातार 3 क्वार्टर में, 3 तिमाही में 50% से कम अगर रेटिंग आती है तो व्यक्ति घर वापस जाएंगे, वो कंटिन्यू नहीं रहेंगे अपने पद पे। ये राइट टू रिकॉल वाली बात है, लेकिन राइट टू रिकॉल तो संविधान संशोधन के बाद ही किया जा सकता है। हम कह रहे हैं लागू करने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर लागू करे, कोई व्यवस्था नहीं करे। स्वयं का शपथ पत्र है, अगर मैं ठीक नहीं, उपयुक्त नहीं पाया गया तो मैं अपने पद से वापस जाऊंगा। और ये एफिडेविट पब्लिक डोमेन में रहे, वेबसाइट पे रहे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता अपनी कही हुई बात को लेकर। तो ये 2-3 बातें हैं जिनसे हम नई सदी में नई सोच वाले नेतृत्व की बात करते हैं। दूसरी बात है शासकीय व्यवस्था व तरीकों में नवीनता। जो गवर्नेंस सिस्टम है और मॉडलिटीज है गवर्नेंस की, क्या चेंज इसमें आने की जरूरत है? पहला, अभी जो व्यवस्था हमारे यहाँ पे है, मैं पार्टी लेवल पे पहले बात करता हूं, कि गैर समावेशी है, ये नॉन इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करती है। अगर कोई भी पार्टी है वो अपनी पार्टी
के ही भीतर सारे फैसलों को लेते हैं, बाहर वालों को उसमें, दूसरे लोगों को उसमें कोई जगह नहीं अपनी बात कहने की। लेकिन राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी में एक प्रावधान बनाया गया है कि जो सलाहकार बोर्ड होगा, जो कोर वर्किंग कमेटी है, उनके ऊपर भी एक सलाहकार बोर्ड होगा, और सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं जो पार्टी के सदस्य नहीं हैं और किसी और पार्टी के सदस्य हैं, लोक नीति के सदस्य हो ना हो, वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हो, किसी और दूसरी पार्टी के हों, अगर ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, देश के लिए उनका योगदान मिल सकता है और दिल से वो चाहते हैं कि देश के लिए कुछ बेहतर हो, उन लोगों को भी इसमें सलाहकार बोर्ड में सम्मिलित करने का प्रावधान है। ये क्यों ऐसा किया गया? हम अपने अतीत को यहाँ पे सामने रखना चाहते हैं। अतीत हमारा वेदों का है। वेदों में एक ऋचा है, आप स्वस्ति वाचन में बहुत लोग जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे, आनो भद्रा क्रतो यन्तु विश्वतो अदधासो अपरितास उदद्भिता। इसका मतलब यही है कि विश्व के किसी भी कोने से जो अच्छे विचार हैं, जो कहीं दबते नहीं हैं, जो पुष्ट विचार हैं, वो आए हमारे कल्याण के लिए। हम कहीं से भी विश्व के किसी भी कोने से उन विचारों को लें, अपने आप में समाहित करें। ये वेदों ने कहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सलाहकार बोर्ड में ये प्रावधान रखने की कोशिश की। और गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नेंस में क्या स्ट्रेटेजीज अलग होनी चाहिए? पहली बात, आज की डेट में कोई लक्ष्य नहीं होता किसी एमएलए का, किसी एमपी का, लेकिन यहाँ व्यवस्था बनाई गई है कि हर एमएलए का, हर एमपी का, जो भी दूसरे भी चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके मंथली गोल्स होंगे, क्वार्टरली गोल्स होंगे, वार्षिक गोल होंगे, और इन लक्ष्यों के अनुरूप उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और मंथली रिपोर्ट्स भी देनी पड़ेगी कि उन्होंने काम किया क्या। जो भी उनको पे एंड पर्क्स मिलने हैं वो उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट के हिसाब से मिलने चाहिए। दूसरा, अभी कोई जन समीक्षा नहीं होती है। 5 साल तक कोई नहीं पूछता कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया, और उसका अगर पूछा भी किसी ने तो उसका कहीं कोई आगे असर होता नहीं है। लोक नीति में एक व्यवस्था है, जो प्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी हैं उनकी जन समीक्षा भी होगी। जन समीक्षा का मतलब है पब्लिक रेटिंग। लोग भी इसको रेट कर पाएंगे। लोग वेबसाइट में जाके, स्पेशल वेबसाइट बनेगी जहां पे निकायों का, अधिकारियों का, प्रतिनिधियों का रेटिंग कर पाएंगे। 10 में से कितने नंबर देते हैं काम के लिए, 5 स्टार में से कितने स्टार आप देते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था वहां पे रहेगी ताकि कोई भी व्यक्ति टेक फॉर ग्रांटेड इस डेमोक्रेसी को ना समझे, क्योंकि ये जो पैसा होता है जनता का, एक एक पैसा इकट्ठा करके देश का बनता है एक्सचेकर, और वहां से जो पैसा बाहर जाए उसकी देखरेख जनता को भी करनी बहुत जरूरी है। ये एक तरीका है। अभी व्यवस्था है वेतन और भत्तों का स्वयं निर्धारण करते हैं। लोकसभा वाले एक पारित करते हैं विधेयक, इतना पैसा मिलना चाहिए तनख्वाह के रूप में हर महीने। विधानसभाएं, विधान पालिकाएं भी यही करती हैं, अपने लिए खुद कानून बनाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हम बात करें इसके लिए कोई कमेटी बने या पब्लिक वोटिंग से हो, ये तो एक व्यवस्था हो कि जो लेजिस्लेचर में लोग हैं, पार्लियामेंट में लोग हैं, उनकी कॉम्पनसेशन क्या हो ये स्वयं तय ना करें। दूसरा, जो पेंशन की व्यवस्था अभी है इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। अभी अगर आप 1 घंटे के लिए भी एमएलए बन गए हैं, एमपी बन गए हैं, तो जीवन भर आपके लिए पेंशन। और कुछ ऐसा भी इसमें फॉर्मूला है, जितनी बार आप बनते हैं वो कुछ ऐड ऑन हो जाता है। तो लोक नीति इसका समर्थन नहीं करती है। लोक नीति समर्थन करती है कि जब एक सर्वमान्य एक विचार हो कि जब यूनिवर्सल कवरेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी,
कि जब बात हो हर व्यक्ति को पेंशन से कनेक्ट किया जाए, तब ये कैटेगरी के लोग भी आए तो ठीक, अन्यथा जो प्रेजेंट पेंशन सिस्टम है इसको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। और आज की डेट में आप देखते हैं विपक्ष की भूमिका नामात्र है। विपक्ष के लोग मात्र जब सदन की बैठक होती है तब आते हैं, तब भी जो उन्होंने क्रिटिसाइज करना है, विपक्ष का मतलब क्रिटिसाइज करना बन गया आज की डेट में। 2-4-6 दिन में आए, वहां पे चिल्लाचिल्ली की और चले गए। लेकिन लोक नीति में विपक्ष के व्यक्ति को भी पक्ष जैसा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के लक्ष्य निर्धारित होंगे। क्योंकि लोगों ने जब किसी को चुन के भेजा है, वो भेजा है उन लोगों के लिए विकास करने के लिए। तो वहां पे छुट्टी वाला जैसा कोई माहौल नहीं है, ना कोई इस बात के लिए कोई जगह है कि मैं तो सत्ता में नहीं हूं, नहीं कर सकता हूं। काम करना होगा तभी मासिक जो राशि है मिले। और दूसरी एक बड़ी बात यह है, राजाशाही का भाव है आज की डेट में। अगर कोई एमएलए, एमपी, मंत्री बन गए, वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझते। पब्लिक के पैसों पर ये राजाशाही का भाव नहीं हो सकता है। यहाँ पे व्यवस्था क्या होनी चाहिए कि जो पब्लिक रेटिंग हो एमएलए की, मंत्रियों की, उनके आधार पे मंत्री भी 1-1 साल के बाद बदलते रहें। जरूरी नहीं है कि 5 साल के एक को बनना ही है, ताकि एक आदमी जो पक्का बन जाता है उसका ईगो आसमान में लग जाता है, दंभपूर्ण रवैया अपनाना शुरू करते हैं। जिस सेवा के लिए वहां पे जब गए होते हैं वो भूल जाते हैं बहुत सारे लोग। और एक हमारी व्यवस्था में ऋणात्मक दृष्टिकोण है, ऋणात्मक प्रतिक्रिया है। ये क्या है? अगर किसी सरकारी ऑफिस में किसी योजना के लिए आप अप्लाई करते हैं और कोई उसमें इंफॉर्मेशन देना भूल जाते हैं, कोई कागज लगाना अटैच करना भूल जाते हैं, ऐसे में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके वापस भेजा जाता है कि आपके ये फलाने कागज पूरे नहीं है, इसलिए आप इस के लिए हकदार नहीं है, इसको पूरा करके भेजो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें जो कमियां हैं, सरकार से एक ऐसी चिट्ठी आए कि आपके पत्र में ये कमियां पाई गई, इन कमियों को दूर करने के लिए फलां ऑफिसर है, इस दिन आप मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे इन कमियों को दूर करने के लिए। अगर बिना हेलमेट के मैं बाइक चला रहा हूं, मेरा चालान होना चाहिए, कानून की उल्लंघना है, चालान होना चाहिए। उस चालान के साथ हम कुछ ऐसा भी सोचे कि हेलमेट भी साथ में उसको पकड़ाएं और उसकी बेसिक कॉस्ट भी चालान में ऐड की जाए। ये एक सुधारात्मक दृष्टिकोण है, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। हम गलतियां ना खोजें, हम सहयोगात्मक अपने हाथ बढ़ाए आगे। सरकार का काम फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होना चाहिए, सरकार का काम मददगार होना चाहिए, मदद के हाथ आगे बढ़ने चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जहां पे हम शासकीय व्यवस्था में नए तरीकों की बात करते हैं। अगली बात है तकनीक का समुचित उपयोग। टेक्नोलॉजी का कैसे आप बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें पहली बड़ी बात है सटीक आंकड़ों की उपलब्धता। हम रियल टाइम डेटा पे काम करना चाहते हैं। 21वीं सदी है, आंकड़ों की सदी है, स्टैटिस्टिक्स और डेटा का युग है ये। तो यहाँ पे सही आंकड़े एकत्र हो, उनकी पुष्टिकरण हो, वैलिडेशन हो, उनकी डेटा ठीक है या नहीं है, साथ में टेक्नोलॉजी के साथ उन आंकड़ों को जोड़ना। ये एक बहुत बड़ा काम है जो हिंदुस्तान की 90% समस्याओं को बिना अलग से डील किए समाप्त करने का दम रखता है ये आइडिया। दूसरा, केवल एक पहचान पत्र होना चाहिए नागरिक का। अभी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पता नहीं क्या राशन कार्ड, कितने कार्ड लेके घूम रहे होते हैं।
क्षमा चाहता हूँ, लोक नीति के माध्यम से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होगा जो नागरिक का पहचान पत्र होगा कि आप नागरिक हैं इस देश के। उसी पहचान में आपकी वोटर आईडी की इंफॉर्मेशन है, पैन की इंफॉर्मेशन है, और दूसरी राशन कार्ड की इंफॉर्मेशन है, तमाम सारी सूचनाएं, आपकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन की इंफॉर्मेशन है, सारी सूचनाएं इसी कार्ड में समाहित की जा सकती है। और तीसरा, इन दोनों कार्ड्स को ध्यान में रखते हुए एक जो नागरिक पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटर कार्ड, यूनिक एंड सिंगल इलेक्ट्रॉनिक वोटर कार्ड आइडेंटिटी कार्ड की हम बात कर रहे हैं, और साथ में रियल टाइम डेटा की बात कर रहे हैं। इन दोनों के माध्यम से क्या होगा, आम आदमियों को जो सरकार ने सहायता देनी है, सेवाएं करनी है, वो बिना लोगों के डिमांड किए घर में पहुंचाई जा सकती है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मान लीजिए सरकार ने एक व्यवस्था की है कि 60 या 70 साल से ऊपर के लोगों को ओल्ड एज पेंशन लगनी चाहिए, वृद्धा पेंशन लगनी चाहिए। तो अभी तो मैन्युअली फॉर्म भरो, फिर 2-3 जगह ऑफिस में जाओ, रेवेन्यू वाले से अटेस्ट कराओ, पंचायत या नगर पालिका में जाके उसको वेरीफाई करवाओ, फिर जो वेलफेयर ऑफिसर है उनके पास जमा करो। एक प्रोसेस है, साल भर में नंबर लग जाता है। यहाँ पे इन दोनों के माध्यम से क्या हो सकता है, एक बटन दबाएगा कंप्यूटर का कोई व्यक्ति, उन्हें पता चल जाएगा कि आज की डेट में कितने लोग 60 या 70 वर्ष के हुए हैं हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, और तुरंत दूसरा बटन दबा के उनको मैसेज सबको चला जाए कि मुबारक हो, आप 60 साल के हो गए, आप एक्स कैटेगरी में फाइल करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो आज से आपको ओल्ड एज पेंशन शुरू होती है। 1 महीने के बाद बैंक उनको मैसेज कर दे कि इतना पैसा आपके अकाउंट में जमा हो गया पेंशन के रूप में, बिना एप्लीकेशन भरे, बिना कहीं किसी ऑफिस को गए, बिना किसी से बात की। तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। और अगली बात है शिकायत निवारण की। शिकायत निवारण के लिए ऐसा पोर्टल होगा जो आपने अपनी बात वहां पे लिखी, संबंधित अधिकारी को ऑटोमेटिकली वो बात पहुंच जाए, और 72 घंटों में उसका जवाब नहीं मिला और उस पर एक्शन शुरू नहीं हुआ, तो जो अधिकारी हैं जिम्मेवार उसके लिए, उनका जो पब्लिक रेटिंग है वो कम होनी शुरू हो जाए, और जो शिकायत है ऊपर के अधिकारी के पास निस्तारण के लिए पहुंचे। ऐसी व्यवस्था की जा सकती है और ये हो सकती है। तो हम तकनीक के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं। चौथा सवाल इसमें है लोगों की अधिकाधिक सहभागिता, मैक्सिमाइजिंग पीपल पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है। देखिए, पहली बात है जो डेवलपमेंटल प्लानिंग हो, गवर्नमेंट के बनने के इलेक्शन के 3 महीने के भीतर भीतर हर ग्राम पंचायत, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड की एक डेवलपमेंटल प्लानिंग होनी चाहिए, एक योजना बननी चाहिए कि क्या क्या काम उसमें होना है। हर ब्लॉक की और हर जिले की विकासात्मक योजना होनी चाहिए। कैसे ब्लॉक की योजना कैसे होगी? ब्लॉक सिर्फ वही स्कीम्स को लेके आई जो 2 या 2 से अधिक पंचायतों को लाभान्वित करने वाली है। जिला सिर्फ उन्हीं योजनाओं को लेके आई जो 2 या 2 से अधिक ब्लॉक्स को जोड़ने वाली हो, बड़ी स्कीम्स हो। इस प्रकार से हमें बेंचमार्किंग करने की जरूरत रहेगी। प्लानिंग बेंचमार्क्स एंड फाइनेंशियल बेंचमार्क्स दोनों लेवल पे तय करना पड़ेगा। और सभी योजनाएं जो भी बनाते हैं वो सरकारी वेबसाइट पर रहे और लोग देख सकें, लोग उसमें अपनी बात कह सके, लिख सके।
कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये काम गलत है, ये ऐड होना चाहिए, एक्स्ट्रा काम इसमें ये वाला ऐड होना चाहिए, तो लोग उसमें अपनी बात लिखें और चौथे महीने में लोगों की बातों को विचार करने के बाद पारित हो वो प्लान विधानसभा में, और पारित होने के बाद उसका मासिक रूपरेखा बने काम की और कार्य शुरू हो जाए। तो यहाँ पे लोगों की भागीदारी का पहला मामला। दूसरा, जो प्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं, वो कितना काम महीने में उन्होंने किया, उसकी रेटिंग कंप्यूटर हमारा करने वाला है। क्योंकि हर एक के लिए जो भी काम करना है महीने में या एक क्वार्टर में करना है, 6 महीने में करना है, वो सारा कंप्यूटर में दर्ज होगा एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर 6 काम में से 4 काम हुए हैं या 4 में से 3 काम हुए हैं या 2 काम हुए हैं, तो परसेंटेज कंप्यूटर अपने आप वहां पे निकाल के सामने रखेगा और दुनिया उसको देख पाएगी कि किस अधिकारी ने, किस विभाग ने और किस प्रतिनिधि ने कितना काम किया, कितनी रेटिंग उसकी मिली है। एक। दूसरा, जनता भी रेटिंग करेगी। जनता भी हर अधिकारी, हर विभाग, हर निकाय की रेटिंग करेगी। इवन कि जो काम भी किए जाते हैं, अगर पानी का टैंक मेरे गांव में बना है, मैं उस पानी के टैंक की भी रेटिंग करूंगा कि कितना टाइम में बना, क्वालिटी कैसी है, जो बेनिफिट उससे मिलने चाहिए लोगों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसमें कुछ हेरा फेरी तो नहीं है, सबकी अटेंडेंस ठीक लगी है कि नहीं है। तो ये सब बातें हम लिख पाए, उसमें ऐड कर पाएंगे, रेट कर पाएंगे। और जब भी ये रेटिंग किसी की कम आती है, उस कम रेटिंग वाले विषय को बहुत गहनता के साथ सरकार देखेगी और उस पर एक्शन लेगी, त्वरित प्रक्रिया। और जो रेटिंग रहेगी अधिकारियों की और प्रतिनिधियों की, उसके हिसाब से उनके वेतन भत्ते, उनको अवार्ड देना है, पनिश करना है, जो भी कुछ करना है, उसके लिए आधार ये रेटिंग हमारा रहना चाहिए। और उस रेटिंग में अधिकारी का या प्रतिनिधि का व्यवहार कैसा था, टाइमली काम हुआ नहीं हुआ, आप फैसिलिटेशन प्रॉपर मिली नहीं मिली, वो सारी चीजें देखनी होगी। तो ये तरीका चौथा था लोगों की सहभागिता को इसमें आगे बढ़ाने का। और अगली बात है कि हम उच्च स्तर की जवाबदेही और नागरिक प्रसन्नता सूची की बात करें। इनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी एंड हैप्पीनेस इंडेक्स, सिटीजन्स हैप्पीनेस इंडेक्स, कैसे हम देखें, हर एक को जवाबदेह बनाना है, इंपॉर्टेंट। और दूसरा, व्यक्ति कैसे प्रसन्न रह सके। सबसे पहली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है नागरिक कल्याण एवं जवाबदेही अधिनियम। हमें 50 कानूनों की देश में जरूरत नहीं है, मात्र एक कानून चाहिए। तो कानून ये चाहिए, सिटीजन्स अकाउंटेबिलिटी एंड वेलफेयर एक्ट। ये कानून आ गया अगर, इससे क्या होगा, सरकार हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, हर परिवार हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, उसको समझेगी, जानेगी, मदद करेगी कि उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सरकार कैसे मददगार हो सकती है, वो जानेगी। स्पष्टता होगी इसमें। साथ में नागरिकों की जवाबदेही भी होगी, नागरिक की भी सिस्टम बेस्ड रेटिंग होगी, उसी के हिसाब से उनको इनाम और सजाएं जो भी कुछ मिलना है वो मिलेगा। क्योंकि सिटीजन्स को आप बेलगाम नहीं छोड़ सकते हैं। आप तिरंगे को जलाते रहें, सरकारी सुविधाओं को, भवनों को, गाड़ियों को आग लगाते रहें और सरकार देखती रहे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। नागरिकों को कैसे बिहेव करना है ये भी सीखना पड़ेगा। एक और सरकार कहेगी कि पूरी सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी है व्यक्ति के साथ, दूसरी सरकार की ये उम्मीदें भी होगी कि आपको एक अच्छे नागरिक की तरह बर्ताव करना होगा। और एक नागरिक प्रसन्नता सूचकांक भी तैयार किया जाएगा और इसके तहत बहुत सारी बातें होंगी। पहली बात, हर
प्रति 200 व्यक्तियों पर एक युवा को रोजगार की बात की जा सकती है। अगर हम उत्तर प्रदेश को लगभग 22 करोड़ की जनता को ध्यान में रखें तो 10 लाख लोगों के लिए रोजगार स्वतः पैदा हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और 10 लाख युवा जब व्यस्त होंगे, काम करेंगे, बेकार नहीं होंगे, तो अभी जो उनका क्रिएटिव माइंड है डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है, गलत जगह में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि खाली दिमाग शैतानी का घर होता है। हमें व्यक्ति को एक रिस्पेक्टेबल टाइम मैनेजमेंट की विधा सिखानी है, और साथ में ये जो रोजगार की संभावनाएं हैं ये अपार है। 10 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जा सकता है, 1 साल के अंदर पैदा किया जा सकता है। इसी पूरी जो रूपरेखा है बन चुकी है, अगर मौका मिलता है तो किसको किया जा सकता है। व्यक्ति के सभी सरकारी कार्य घर बैठे होंगे, कोई सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटे, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे हमारे वहां पे काम नहीं होंगे, फिर हम ऑफिसर के चक्कर काटेंगे, वो आज नहीं कल नहीं परसों बोलेंगे, प्रलोभन देंगे, वहीं से घूसखोरी और भ्रष्टाचार शुरू होता है। अगर आप किसी काम के लिए किसी ऑफिस में जाना ही नहीं है और आपने किसी ऑफिसर से मिलना ही नहीं है, आपके काम स्वतः घर बैठे होने हैं, तो भ्रष्टाचार जीरो, खत्म हो गया। क्योंकि ये जो 200 व्यक्तियों के हम युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, इनका काम होगा नागरिकों को घरों में सेवाएं देना। अगर एक 2000 के पॉपुलेशन में 10 लोगों के हम एम्प्लॉयमेंट की कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, उसमें एक व्यक्ति एजुकेशन में सपोर्ट करेगा, दूसरा हेल्थ में सपोर्ट करेगा, तीसरा एग्रीकल्चर में सपोर्ट करेगा, चौथा बिजनेस प्रमोशन में मदद करेगा, पांचवा सोशल सिक्योरिटी में मदद करेगा। इस प्रकार से जो भी ये नए रोजगार पैदा होंगे, इन रोजगार के माध्यम से लोगों के कई प्रकार के काम जहां पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं घरों में होने, तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है उसके लिए कोई जगह नहीं। स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सभी को एक जैसा और निशुल्क, 2 ही चीजें निशुल्क देश में होनी चाहिए अगर एक अच्छे समाज को हमने बनाना है। एक है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। नागरिक स्वस्थ होंगे तो कुछ भी कर सकेंगे, और शिक्षित होंगे अच्छा कार्य कर पाएंगे। इन 2 की जिम्मेवारी सरकार की है। इसके अलावा सभी बाकी तमाम कार्य लोग अपनी मेहनत से करें, कमाएं। जो अभी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम है, इसको भी एक जैसा बनाने की जरूरत है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिफरेंस है कई तरह का, इसको भी खत्म करने की जरूरत है। क्षमा चाहता हूं, गला कुछ बैठा सा है, तो ये व्यवस्था करनी होगी। साथ में अपराधों का शून्यकरण बहुत जरूरी है। इस देश में कोई भी आदमी कुछ भी अपराध करके भाग जाता है, कचहरी के चक्कर काटे तो 10-15 साल वैसे ही निकल जाती है। और यहाँ पे तकनीक का सहारा लेके ऑलरेडी एक ऐसा प्रारूप बन चुका है जहां पे हम अपराधों को शून्य कर सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान से कोई व्यक्ति वंचित नहीं होना चाहिए। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि 20% लोग आज भी भूखे सोते हैं भारत में, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है लानत हो सरकार पर जिसके राज्य में व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। और एक टाइम बैंक की स्थापना होगी। टाइम बैंक के माध्यम से उस समय का इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया जा सकेगा
जब हमारे पास कोई अपने लिए काम नहीं होता। तो इस पे गहन चर्चा बाद में होनी है। कुछ हाइलाइट्स पे बात करते हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठकर ही कार्य क्यों होने चाहिए देश में। सभी नागरिकों को एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए और ये लोक नीति का मुख्य एजेंडा रहेगा, क्योंकि सरकार को सिर्फ नागरिक के रूप में पहचानना होगा लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं है। नागरिक है, बहुत बड़े सम्मानित नागरिक है। 2 बच्चों की नीति को लाना होगा। 2 से अधिक बच्चों पर कुछ प्रावधान कड़े हों और 4 बच्चों के ऊपर आदमी जा ही ना सके, ऐसी व्यवस्था। आरक्षण की निष्क्रियता। देश बटा हुआ है, 50,000 जातियों में 5,000 बोलियों में देश बटा हुआ है। एक ओर ये हमारी संस्कृति के द्योतक हैं, दूसरी ओर देश के लिए समस्या भी उतनी खड़ी कर रहे हैं। हर ग्रुप झंडा लेके खड़ा हो जाता है, कुछ किया जाए। लोक नीति के माध्यम से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचेगी। उसकी जाति, धर्म और कम्युनिटी बिना जाने उनके लिए जो बेहतर किया जा सकता सरकार सबके लिए करेगी। तो आरक्षण जैसी व्यवस्था की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। महिलाओं के अधिकारों और स्वावलंबन की गारंटी देनी होगी। ये एक बहुत जरूरी है, इस पे अलग से चर्चा विशेष रूप से होनी है। कोई व्यक्ति देश में भूखा, नंगा और आश्रयहीन नहीं होगा। 1 साल के भीतर ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होगा कि देश, जो सरकार है, नागरिकों के जो बेसिक जरूरत है उनकी अनदेखी नहीं कर सकती। हर घर से कम 1 व्यक्ति को निश्चित रोजगार, यहाँ पे हम सरकारी रोजगार की बात नहीं करें, सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 व्यक्ति को हर घर से रोजगार जहां से नहीं है, ये सरकार को निश्चित करना होगा। किसानों को उनके लागत मूल्य का 2 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। इसकी पूरी व्यवस्था, आकलन, गणना अलग से होगी, व्यापक इसके लिए कार्यनीति बन गई है और समय आने पर उस पर चर्चा भी करेंगे। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी लोक नीति को लेकर। और अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से क्या होना चाहिए। उत्तर प्रदेश 22 करोड़ से भी अधिक लोगों का प्रदेश है। प्रदेश नहीं, ये महादेश है अपने आप में। इसमें 1-1 करोड़ की आबादी वाले लगभग 22 देश समाहित हो सकते हैं। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजित होना होगा। जब भी विभाजन हो बाद में वो अलग बात है, लेकिन गवर्नेंस के लेवल पे 4 उप मुख्यमंत्रियों की जरूरत उत्तर प्रदेश में रहेगी, जो अलग अलग चारों रीजन को संभालें। सचिवालय भी 4 में। मुख्य सचिवालय एक लखनऊ में है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, वो अलग अलग विभागों के बैठे, अलग अलग चारों रीजन में अलग अलग बैठे, तो जाके कुछ संभव है, कंट्रोल हो पाएगा, आम लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी समस्या है रोजगार की बात तो हमने की। 10 लाख लोगों के लिए तो सीधा रोजगार पैदा किया जा सकता है 1 साल के अंदर अंदर। ये रोजगार आंकड़ों वाला नहीं है, ये रोजगार वो है जिसको गवर्नमेंट की वेबसाइट में लोग वेरीफाई भी कर सकेंगे किस व्यक्ति को कहाँ रोजगार मिला है, कितने पैसे मिल रहे हैं, मिला है भी कि नहीं मिला है।
ये व्यवस्था इस प्रकार से बन सकती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट बहुत बड़ा है। हमारे पास काफी डेटा है यूपी को लेकर, मुझे लगता है उस पर हमें अलग से बात करनी होगी, उस पर बहुत लंबा समय लगने वाला है और काफी चर्चा भी होनी होगी। तो आज फिलहाल हम यही कह के यहाँ पे इस सेशन को विराम देने की कोशिश करेंगे अपनी ओर से। आपकी ओर अभी आना है हमें कि इन बातों के साथ हम राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का पदार्पण उत्तर प्रदेश में भी करना चाहते हैं। देश उन पुराने गौरवमय जो गाथाएं हैं उनको देख रहा है और आप और हमारी जिम्मेवारी है ये। अब हम मत कहें कि इन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने जो मर्जी किया वो किया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये बहुत जरूरी है समझना और सोचना। इस पे हम सबको एक होना होगा, एक सुशासन की व्यवस्था देनी होगी। जिस उत्तर प्रदेश में गंगा बहती हो, जिस उत्तर प्रदेश में भगवान शिव का बहुत पुण्य धाम हो, जिस उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी हो, संगम हो, उस उत्तर प्रदेश में समस्याओं का अंबार, अपराध दुनिया भर के, माफिया दुनिया भर का, इन सब से अगर ऊपर उठना है, हर व्यक्ति को ये एहसास होना चाहिए कि हमारे पीछे सरकार है जो हमारी देख रेख करेगी, हमें बचाएगी। ये एहसास लोक नीति देने का वादा करना चाहती है और इन्हीं विचारों के साथ ये पार्टी आपकी पार्टी है। आप अपनाओ, आप आओ, जोड़ो, जो आपकी बातें उनको रखो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वही किया जाना चाहिए। रखने की बात नहीं बल्कि आओ और करो, हिस्सा बनो। ये समय चुप रहने का और अधिक चर्चा करने का नहीं है, ये समय एक्शन का है। लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड टेक एक्शन। Thank you friends, thank you very much for being part of creating your leadership towards reshaping the nation. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। अब हम आपकी ओर आना चाहते हैं। जी, आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहा और लोग भी इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। अगर मैं क्रम अनुसार लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो अगर मैं क्रम के अनुसार से जाऊं तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण कुमार जी ने कुछ क्वेश्चन रेज करने के लिए किया था। तो प्रोफेसर साहब आप पूछ सकते हैं। दे दो पानी। जी, हमारे पास आधा घंटा है और आधे घंटे में हम कुछ सवालों को डेफिनेटली ले ही सकते हैं आज। और इसमें देखिए, सवालों का जवाब देने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि हमारे बीच डॉक्टर ब्रिगेडियर पीके खन्ना है जो चीफ कन्वीनर है पार्टी के, बहुत सारे जवाब वहां से मिलने हैं। और श्री दीपक पांड्या जी भी हैं जो कन्वीनर एडमिन है पार्टी के, काफी सारे जवाब वहां से भी मिलने हैं। लेकिन यहाँ पे बुनियादी स्तर पे कुछ सवालों के जवाब मैं भी देने का प्रयास करूंगा। ये स्पष्ट करते हुए, नंबर एक, कि ये एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। सभी बातों के जरूरी नहीं है कि समाधान रेडीली अवेलेबल अभी हो। कुछ समाधान हमें आप लोगों के साथ बैठ के भी निकालने हैं, बहुत कुछ हैं लेकिन कुछ आपके साथ बैठ के भी निकालने हैं, नंबर वन। नंबर दो, जो बात अभी कह रहे हैं जरूरी नहीं है जवाब के रूप में आपसे या ग्रुप में बात करने के बाद उस पर क्या निष्कर्ष निकलता है वहां पे वो एक विषय भी रहेगा। और तीसरा, कोई भी परिपक्व इस दुनिया में नहीं है, हम सभी सीखने वाले लोग हैं। मैन थ्रू आउट लाइफ इज अ स्टूडेंट। तो हम सीखते सीखते भी, करते करते भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इन तीन बातों के साथ
मुझे लगता है हमें शुरू करना चाहिए। अगर प्रश्न है उन पे बात की जा सकती है। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी, आपका प्रश्न था। आपके बाद प्रदीप बैनर्जी जी ने रेज किया था और प्रतिभा जी को भी कुछ पूछना था उसके बाद, और फिर अरुण कुमार दास जी, उसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी। ये क्रम से आपने हैंड रेज किया है। तो पहला हम शुरुआत करते हैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से। हेलो जी प्रोफेसर साहब, वेलकम। हाँ सर, वेलकम सर। सर ये बताइए कि इस राम युग में आपके अवतार हो गया, और जैसे हम लोगों के हृदय से इच्छा थी कि जो राष्ट्र प्रेमी होता है, देश प्रेमी होता है, तो वो यही चाहता है कि वर्क करता है जिसके लिए, और उसको कोई देखने वाला नहीं होता है, और वो अंदर से फिर कुंठित होता है। तो जो बातें जिस तरीके से आपने आचार्य चाणक्य जी को लिया और जो वीडियो आपने दिया, तो मैं उसी से समझ गया कि अवतार हो चुका है, और ये बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद फिर क्वेश्चन कोई बचता ही नहीं था, जब तक मैं क्वेश्चन के लिए हाथ उठा चुका था। तो हृदय प्रसन्न है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो पार्टी अगर राष्ट्र प्रेम के साथ में और सभी जनता के हित के लिए प्रयास करके चलती है, तो उसको कोई डिफीट नहीं दे सकता, और वही राज करती है, वही लोकनीति को निर्माण करने वाली होती है। तो जो आचार्य चाणक्य जो कर गए थे, तो जो आचार्य चाणक्य आज भी उनकी जितनी नीतियां हैं, वो आज भी अगर उनको फॉलो किया जाता है तो वो कामयाब करती हैं हमको 100%, और पॉजिटिव बनाती हैं। तो इस तरीके से सर हमें तो बहुत आनंद आ गया, और हम जो चाहते थे वही चीज इसमें आई है। आपने इतने अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को मेन तरीके से लेके चल रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम भी ये कहा करते थे, हमारे देश इतनी ज्यादा ह्यूमन संसाधन है हम लोगों के पास, और उसके बाद भी क्या होता है कि कोई बीएड कर लेता है, बेरोजगार हो जाता है, टेट कर लेता है, लेकिन फिर भी राष्ट्र की ये ड्यूटी थी जो आपने सॉफ्टवेयर बताया। अगर कोई व्यक्ति शिक्षक की अब सारी योग्यताएं पूरी कर लेता है अगर, तो उसको ऑटोमेटिक उसी डेट पर उसको ये कह देना चाहिए कि भाई फलानी जगह चले जाओ और अपनी सेवा करो, तो राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र के लिए अपने आप का हमारे पास ये जॉब है। लेकिन पता नहीं इस देश में सब कुछ सोने की चिड़िया होते हुए भी लोगों ने नोच लिया, और कोई भी उसको सही योगदान नहीं देना चाहते, और चाहते समय कि हमको सब मिल जाए। तो जो आपकी रूपरेखा से जो आपने रखा एक एक पॉइंट, तो वही वास्तव में अगर राष्ट्र का निर्माण करेगा, और अगर ये जन जन तक ही केवल आपकी बात पहुंच जाती है केवल, तो मैं समझता हूँ कि 101% इस राष्ट्र के ऊपर इस लोक नीति का ही वर्चस्व हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपकी मंशा बिल्कुल एकदम राममय है, और जो राष्ट्र निर्माण में आप जो करने जा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य आप कर रहे हैं। थैंक्स सर। गुरुजी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। आप तो शिक्षक हैं, भगवान के बाद गुरु का दूसरा स्थान हमारे समाज में रहता है। धन्यवाद, आपने इस बात को एक्नॉलेज किया, और आपसे अपेक्षा ये रहेगी कि इस नीति को, इस नियत को लोगों तक पहुंचाने का, विस्तारीकरण का जो कार्य है, शिक्षक से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और आप जैसे लोग इसमें जुड़ेंगे, लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से मिलकर हम बदलाव लाएंगे इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा प्रश्न प्लीज। प्रदीप जी, आपका स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने अभी कहा, मैं अगर अत्यंत कम शब्दों में कहूँ तो मजा आ गया। और जो आपने इतनी सारी बातें कही डॉक्टर साहब कि उसका अगर समरी निकालने की कोशिश करूं इस छोटे से समय के दरमियान तो मुश्किल होगा, लेकिन जो आपने जो बातें की उसमें मैं अगर जोड़ूं तो ये बहुत पुरानी बात है। रिलीजियन इज द ओपियम ऑफ सोसाइटी। Our country is a country based on different religions, but religion should be the private matter of each member of the public. When religion comes to play in the public domain, all problems arise.
सारी समस्याएं हमारे देश में पिछले कई सालों से उसी के कारण से, उसको आप हिंदी में तुष्टीकरण बोले चाहे कुछ भी बोले, इसलिए उससे बचना होगा। और रिजर्वेशन के बारे में तो आपने बोल दिया, रिजर्वेशन को हटा देना होगा। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप 1 घंटा के लिए एमएलए एमपी बन जाते हैं और जिंदगी भर पेंशन उठाते हैं, उसको हटाना पड़ेगा। मैं एक सुझाव जो इस चर्चा में मुझे सुनाई नहीं पड़ा, आज मैं शाम को अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो मैंने ऐसे ही बोला कि भारत में इतने बड़े बड़े धार्मिक संस्थान हैं, इतने ज्यादा बड़े, और इतनी, अगर केवल सोने की बात करूं, चांदी और पैसों की बात ना करूं, तो अरबों की संपत्ति पर खड़े हैं, बैठे हैं। अभी हमारा देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, अभी हाल में वही बोल रही थी कि कुछ मंदिरों ने ऐसा सामने आके कहा है कि हम इसमें सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में मैंने तो नहीं सुना है। मैं दिन भर वीडियोस देखता रहता हूँ, शेयर करता हूँ, तो उस पर कुछ काम होना चाहिए। उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए उनके अंदर जो पूंजी जमा हम ही लोगों की दी हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली एंटायर मनी इज टैक्स पेयर्स मनी, एंटायर मनी। ये एक चीज। और दूसरी चीज जो आपने कही, पब्लिक की रेटिंग बहुत जरूरी है कि हम एज ए पब्लिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही, आप झंडा भी नहीं जला सकते, बस भी नहीं जला सकते और किसी तोड़ फोड़ को भी नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए नियम कानून जो स्ट्रिक्टली आपने आज जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें मैं पिछली बार जो था उससे मुझे बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा समझ में आया कि उसमें आपने काम किया और मेहनत किया है। तो ये हमारा सभी का दायित्व होना चाहिए कि ये तभी सफल होगा जब हम, जिस कारण से लोक नीति से कहा गया है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने मेरे पहले उस वीडियो के बारे में जिक्र किया, उसको मैं जब देख रहा था तो मुझे दिखाई पड़ा, चाणक्य के तेज को दिखाई पड़ा कि वे कैसे राजा को नहीं मानते हुए जो सही है वो कर रहे थे। तो अगर देश का शासन करने वाला उस चाणक्य जैसा होगा तो किसी प्रकार के नए राजाओं की उत्पत्ति ही नहीं होगी, जो हमें चाहिए भी नहीं। जनता के लिए डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल सही मामले में स्थापित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी खुशी जाहिर करते हुए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले सत्रों में और भी ज्यादा मात्रा में हमारे सभी साथी अपने और लोगों को जोड़कर, ये जो भी 60-70 आज हम दिख रहे हैं प्रतिनिधि, इनका 10 गुना 15 गुना 55 अभी दिख रहे हैं, जिसमें एक होस्ट है, को होस्ट है, तो 53 है। तो इसका कम से कम 20 गुना 25 गुना डेवलपमेंट होना चाहिए आने वाली किसी भी मीटिंग में। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, जैसा कि सर ने कहा कि अपने आप में एक महादेश है, तो उसमें जो आपने जैसे अभी कहा कि 10 लाख रोजगार सीधे तौर पर दिया जा सकता है, जैसा कि ऑटोमेटिक, जो आपने इसके पहले भी कहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिसके बिना संभव भी नहीं है इतने बड़े देश को ठीक से चलाना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही, हम लोग सभी स्वाधीन हैं, स्वाधीन जन्म हुआ है, स्वाधीन मरेंगे, इसलिए हमारे ऊपर शासन करने वालों की जरूरत नहीं है, हमें गाइड करने वालों की जरूरत है, जो जिसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे और हमें उसी का संतुष्टि मिलेगा और हम उस देश में फिर से चले जाएंगे जबकि जो बड़े बड़े नेता होते थे वो अपनी संपत्ति का दान कर देते थे और आज के जो हैं वो दोहन कर रहे हैं। तो दान से दोहन में आ गए हैं हम। दान अगर ना भी करें, कम से कम दोहन को बंद कर दें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही है आपने जो है कहा बहुत ठीक तरीके से, और हमें खुशी है कि आपने डिटेल के अंदर बताया गया कि किस तरीके से हमारी पार्टी का उद्देश्य है, किस तरीके से चलेगी। और जैसा कि आपने बताया कि आगे से आगे इसको बताना बहुत जरूरी है, हमारे फ्रेंड रिलेशंस हैं दो खाना और हमारे आगे जो है और जो कोलीग्स हैं उसके साथ में आप थोड़ा सा शेयर करिएगा। अगले वाला जब सेशन होता है उसके भी सब मिलाएंगे। आइडिया ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जिससे मिलेंगे तो तभी इसको आगे से
कोई ना कोई मतलब जो है बदलाव आने का कोई अंदेशा है, ये तभी हो सकता है। ये छोटे से मतलब इंडिया जो है बहुत बड़ा मुल्क है, इसको हम कहते हैं कंटिनेंट है, किस्म से एक किस्म से कंट्री नहीं है ये। तो इसलिए इसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये किस्म से एक एलिफेंट की तरह है, हाथी की तरह है। इसको मूव करना बहुत जो है मुश्किल है, पर एक बार जब मूव शुरू हो जाता है तो इसको फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है हमारा जोर है हाथी को आगे से मूव करना, इसको आगे जो हमने जो बीड़ा उठाया है इसको आगे लेके जाना, ताकि हम इसको आगे से आगे से आगे ये जो हम चेंजेस जो चाह रहे हैं वो अभी उसको हम अपने जीवन काल के अंदर उसको हम देख सके कि ये हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा सर, एक बनर्जी साहब आपने जो टेम्पल वाली बात कही है, क्योंकि अभी सारी बातों का अभी समावेश नहीं है, बहुत सारी बातें जो चर्चा होगी आगे निकलेगी, जैसे अभी रेडियो साहब ने भी कहा है, तो अभी थिंग्स विल टेक टाइम, इन सभी पे चर्चा होगी और निश्चित समाधान और की ओर बढ़ना होगा। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि प्रतिभा कुमारी जी कुछ प्रश्न पूछना चाहती थी, तो जरा अपना अनम्यूट करके जरा पूछें प्रश्न। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आपकी पार्टी को बधाई देना चाहती हूँ और बहुत अच्छा रहा आपका प्रेजेंटेशन, मैं बहुत खुश हूँ सर, अच्छी लगी आपकी बात। और कहीं ना कहीं ये चीज होना चाहिए, कमी अभी तक तो बहुत कमी रही है, पर आपने जो कुछ भी बोला उसमें हर एक बात में गहराई है। सरकार के पास तो इतनी समय नहीं है कि हर पब्लिक के पास, हर जनता के पास वो घर घर पहुंचे, इसके लिए हम ही लोग को काम करना होगा। और संघर्ष से, जिस संघर्ष से अभी गुजर रही है ये पूरी देश दुनिया, कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बीच के लोग हैं और गरीबी के परिवार जो हैं, वैसे लोग के साथ बहुत बड़ी घटना होती है और उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत ऐसे कदम हैं जो हम लोग को उठाना है। और विशेष मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छी लगी। बहुत ऐसे कठिन शब्द हैं बोलने के लिए, या संघर्ष आते हैं जिंदगी में जिसके साथ साथ चलना पड़ता है, और ये तो समय परिवर्तनशील है, सीखने का कोई उम्र नहीं है सर, कभी भी सीख सकते हैं। तो सीखते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए और सीखते रहिए, काम की ओर अपना बढ़ते रहिए। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन होगा वैसे वैसे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और नए नए अध्याय की ओर अग्रसर करेंगे, बढ़ेंगे। बीच में मैं थी नहीं, मेरा नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी। आपने जो एक शब्द कहा है कि आपकी पार्टी, दरअसल ये पार्टी आपकी है, इसलिए हमारी हर आदमी की पार्टी है, लोगों की पार्टी है लोक नीति, तो इसलिए आपकी पार्टी है ये। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप जुड़े रहिएगा और आगे जो भी कुछ इसमें नई बातें होंगी उनको हम करते रहिए। मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। मैं चाहूंगा कि अरुण कुमार दास जी हैं, उन्होंने भी रेज किया था, तो आप अपना प्रश्न आज के जो मीटिंग है, आपके जो ऑनलाइन मीटिंग हो रही है उसके संदर्भ में रखिएगा। धन्यवाद। अरुण कुमार जी अपना कहता है अनम्यूट करिए अपने आप को। अरुण कुमार जी शायद नहीं है। अच्छा, तो नमस्कार जी। अच्छा, आ गए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं तो सुनते सुनते मैं अच्छा हिंदी बोल नहीं सकता हूँ, कभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने का, कभी कभी इन मिडिल में इंग्लिश बोल देता हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
शर्मा जी जो बातों ने बताए हैं ये तो मेरा दिल का बात था। लोक नीति, राजनीति और लोक नीति दोनों में बहुत अंतर है। आज जो राजनीति चल रहा है भ्रष्टाचार की राजनीति है। भारतवर्ष की हर आदमी में इतना तकलीफ, इतना गरीबी, बेकारी, सब कुछ है। इसका परिवर्तन चाहिए। There should be total change in Indian constitution. Lots of changes required. What I feel, being a teacher at the age of 69 to 70, it is my feeling there are so many faults are there in our Indian constitution, which has to be changed. I don't know how it will be. And the thing is that, आज शर्मा जी आप जो चीज ने बताए हैं, whatever you said, that will really, it will reflect to the society and total changes will take place. One minister will be elected for some time and without doing anything, every year he will get lots of money as a salary, remuneration, whatever you say, they are earning lots. They are not looking after the welfare of the people. For 5 years, तो मैं राजा बन गया हूँ. I have become the king. All the powers are with me. So what I feel, I will do. They are don't least bother about the common people. अभी भी सर देश में I feel 35 to 40% people, they are starving. They don't have food, they don't have shelter, they don't have clothes. What we say? Every people, they will have all the rights in our fundamental rights. There are so many things laid down. What are you giving to the people? Are you giving to the people? Not at all, sir. I am so lucky, first meeting I could not join. But today, by the grace of Pradeep Babu, Mr. Banerjee, he informed me, he has suggested me how to join in the meeting, and I have joined. And it has opened my eyes also. It has opened my eyes. मेरा आँख तो खुल गया. जो ऐसे होना चाहिए. जो शर्मा जी ने बताए हैं उनको मैं अपना दिल से बहुत बहुत प्यार, शुभेच्छा भेजता हूँ. जो चीज उन्होंने बताए ऐसी चीज होगा तो हमारा देश से भ्रष्टाचार भी निकल जाएगा. हर आदमी को अच्छा जीवन उनको मिलेगा. After the independence, what he got? Congress rules. I am not talking about any political parties, but what we have seen, lot of changes has taken place. Political changes took place, but not the changes of the common people. धनी बनते गया, गरीब और भी गरीब हुआ. Poor people are become more people and rich became more rich. ये देश में रोजगार करके इन्होंने देश से भाग जाते हैं. देश में आपस नहीं आते हैं. They are not coming back. They are taking our money and they are going back. Who? We are the taxpayer. We should get our everything. We should have our right. But as we are not getting, is it called democracy? If it is democracy, then I have to find out another meaning. Actually, what is the actual democracy? I think it is not democracy. It is a dictatorship is going on. So, sir, मैं लोक नीति में जुड़कर मैं चाहता हूं, मैं क्या कर पाऊंगा इसमें इतना मैं बोल नहीं सकता हूं, but I will try to convince the people to say this is actually thing what लोक नीति, राष्ट्रीय लोक नीति is saying. If it goes in a proper and smooth way, honestly, there will be, I think, the corruption will be less. People will have their good life and they will be under clothes, shelter and food. Thank you very much, Sharma ji. Namaskar. थैंक यू जज साहब, नमस्कार आपको बहुत बहुत. और आपने जो मुझे लगता है इसमें दीपक पांडे साहब आपको रिवर्ट करेंगे. May I, Dr. Sharma, may I request you to give time to if Mr. Rajkishore Tyagi is present there and wants to speak something. Yes, Rajkishore Tyagi साहब को. अभी इनको रिप्लाई दीपक साहब कर रहे हैं ना, उसके बाद डेफिनेटली त्यागी साहब को. अच्छा, मैं राजभूषण त्यागी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके बाद कुछ बोलें. जी बिल्कुल. ओके सर. दीपक जी आप अनम्यूट करिएगा. अनम्यूट करें सर प्लीज. भारतवर्ष का
सबसे बड़ा महाराज्य ऐसा उत्तर प्रदेश, जिसका भारत की राजनीति में और भारत के शासन में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, आज तक भी है, कल भी रहेगा और कल भी रहा था। ऐसे उत्तर प्रदेश के लोगों को संबोधित करना ये मेरा एक क्या कहते हैं सद्भाग्य है। आप लोग सभी विशेष विशेष स्तर से आए हुए हो, विशेष विशेष बातें हैं आप लोगों के साथ। देखिए जैसा अभी दादा ने कहा कि हम जो लोक नीति लाए हैं वो सिर्फ किसी एक की या हम कुछ 5 लोगों की या कुछ 25 लोगों की बात हम नहीं करना चाहते। आप कोई एक प्रोफेसर शर्मा साहब या कोई एक डॉक्टर शर्मा साहब या कोई एक ब्रिगेडियर साहब या कोई एक दीपक या कोई ऐसा आपके पास अपनी बातें रखने के लिए नहीं आया यहाँ। हम सभी की बातों को सुनते हैं, लेकिन सभी के अंदर कुछ ना कुछ पीड़ा है, सभी के अंदर कुछ बातें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण की वजह से वो बात को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं और उनको कुछ न्याय नहीं मिल रहा। तो वो न्याय कैसे मिले, उस बातों को सभी आम जनों तक कैसे पहुंचे, उनकी सुविधाएं कैसे प्राप्त की जाए, उनकी सुविधाएं कैसे उनको गिविंग बैक टू दी सोसाइटी हो, इस विचार को लेकर के राजनीति न रहते हुए लोकनीति बने। और वो लोकनीति ऐसी बातों को लेकर आपके पास आई है। जैसे आपने कहा कि आपके अंदर दर्द है, आपकी उम्र तकरीबन 68 से लेकर 70 साल की हो गई है, तो आपने काफी दुनिया देखी, आपने भारत के वो सारे दायरे देखे, मतलब पूर्व स्वातंत्र का भारत भी देखा है आपने, स्वतंत्र वाला भारत भी देखा, उसके बाद वाला भी देखा और आज का भी भारत आप देख रहे हैं। तो ये सारी जो पृथक्करण की नीतियों से हम आज भारत की जो अवस्थाएं देख रहे हैं, तो अवस्थाओं कैसे हम कर पाए, जनमानस तक उसका अच्छे से अच्छा, मतलब इस शासन का अच्छे से अच्छा प्रभाव जनमानस तक पड़े, उस विषय को लेकर के लोकनीति आगे बढ़ी। इसमें आप लोगों के साथ हम बैठेंगे, सभी लोगों के साथ बैठेंगे, इसमें सभी लोगों का विकास होगा, सभी समाज का विकास होगा, सभी धर्म का विकास होगा, सभी राज्य का विकास होगा और सर्वानुमत से और इसी सभी के परिणाम से भारतवर्ष का उन्नत होगा, भारतवर्ष और उसका विकास होगा। हम सही मायने में विकास करना चाहते हैं, हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी चीजें विदेशों में क्या है उसको ला करके विकास की बातें नहीं करना। तो इसलिए आप लोगों के जो आज पार्टिसिपेशन हुआ, हम कम बोलेंगे, आप लोगों से हम ज्यादा सुनना चाहते थे। मेरी अपेक्षा है कि कुछ प्रश्न पूछिए आप। देखिए प्रशंसा तो अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए प्रशंसा, लेकिन आपके अंदर जो दर्द है, आपके अंदर जो पीड़ा है, आप जिस चीज से पीड़ित हो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप जैसे हमने बताया कि कानून व्यवस्था काफी मतलब अस्त व्यस्त हो गई है, तो उसको लेकर के आपको कुछ पीड़ा हुई होगी, आप कुछ चीजों के लेकर पीड़ित हो, प्रशासन को लेकर के आप पीड़ित हो, आपके कोई स्वयं निजी को प्रश्नों को लेकर के आप पीड़ित हो कि आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ और आप सरकार के पास गए, आप प्रशासन के पास गए, आप न्यायिक प्रक्रिया में गए, लेकिन आपको न्याय नहीं मिला। ऐसी कुछ बातों को लेकर के जब आप पीड़ित हो, उस विषय को लेकर के प्रश्न पूछिए। इससे क्या होगा, देखिए हमारी प्रशंसा करेंगे वो आप ही की प्रशंसा है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी पीड़ा को प्रदर्शित करें। आपके अंदर जो प्रश्न है कि मेरे देश के अंदर मुझे ऐसा चाहिए, भले वो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत क्यों ना हो, व्यक्तिगत प्रश्न से लेकर के ही तो समाज का प्रश्न और समाज को लेकर के ही पूरे देश का प्रश्न आएगा वो। तो ऐसी बातें आपसे हम अपेक्षा रखते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। लोकनीति के जो मतलब हम लोकनीति का जो बेसिक चीज है वो आप लोग ही है, हमारे विचार नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति के विचार नहीं है, वो हम सभी की पीड़ा है, हम सभी की सुविधाएं है। तो धन्यवाद। मैंने प्रश्न का एक ओवरऑल एक चित्र दिखाकर मेरी बात को रखने का प्रयास किया। जवाब तो देने के काबिल नहीं हो, लेकिन मैंने मेरी बात को, जो हमने इतने समय से लोकनीति को पढ़ा है, लोकनीति को बनाने की और जो सोचने की बात कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरी बात को मैंने आपके सामने रखा। धन्यवाद। वंदे भारत मातरम। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी आग्रह करता हूँ धर्मेंद्र मोहन जी का, काफी देर से उन्होंने वेट कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र मोहन जी अगर आप हैं तो प्लीज अपना प्रश्न रखिए। धन्यवाद।
तो इसके बाद जो है तपस समंता जी ने लिखा है कि सर फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करना होगा, उसके लिए प्लानिंग करिए। डॉक्टर साहब आप अगर जवाब देंगे तो। हाँ समंता साहब, आप अगर उपलब्ध हैं तो आप कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात को ठीक से रखें प्लीज, स्वयं कह लें तो उसके बाद बात करते हैं, अगर आप उपलब्ध हैं तो। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं तापस सामंत बोल रहा हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सर देखिए, हम लोग आप जो पार्टी के लिए एक कर रहा हूँ, आज मीटिंग हो रहा है, जो मीटिंग इट सेकंड मीटिंग चल रहा है मेरा ख्याल से। जी हम लोग जब पावर में आऊंगा क्या करूँ, इसके लिए आने के लिए क्या करना होगा, क्या लास्ट मतलब पहले इंडिया एक नंबर में था, डेवलपमेंट बोलिए, शिक्षा बोलिए, सब कुछ में था, लेकिन आज हो गया लास्ट नंबर। आपका जो प्लानिंग है, जो हम लोग पावर में आने के बाद जो काम के लिए जो चाहिए वो तो पहले हम लोग को एक हो रही है, हम लोग काम करने के लिए रेडी है। क्लियर हुआ सर? जी 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 समंता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो बात हुई है वास्तव में वही हुई है, अगर सत्ता में आते हैं तो क्या कर पाएंगे उस पर बात हुई है, लेकिन आपका सवाल ये है कि आने के लिए क्या करना है, ये बहुत बुनियादी सवाल है आपका। पहले ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, अलग से बैठना होगा, आप सबके साथ रणनीति तय करनी पड़ेगी और मिलके फिर बनाते हैं, और आपके भी कुछ सुझाव होंगे, कुछ हमारे भी होंगे। हाँ सर, हाँ, इसलिए मिलके हम बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। मैं आमंत्रित करता हूँ संजय कुमार जी को। संजय कुमार जी अपना प्रश्न रखिए। प्रदीप जी, इसके बाद हम प्रोफेसर साहब का लेंगे। ओके, राजकिशोर त्यागी जी का इसके बाद। त्यागी जी का। ठीक ठीक है, ओके। संजय कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं त्यागी जी को। सर, आपका जो प्रश्न है या आपके कुछ सजेशन है वो सामने रखिएगा। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी यस सर, यस सर। जी राजभूषण त्यागी जी, आपकी आवाज अब नहीं आ रही है, शायद दोबारा से कनेक्ट हो जाइए। त्यागी साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है। क्या आवाज आ रही है? जी 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 प्लीज। He's having some problem, I think. सर यहाँ पे हमारे बीच एनवी जैन साहब हैं। जैन साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज, जब तक त्यागी साहब का नेटवर्क ठीक होता है।
हेलो शर्मा जी। जी जी जी, ये प्रणाम सर। आप ठीक है, नमस्कार जी सर। आप सभी को नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, मैं काफी देर से मीटिंग में आ पाया, उससे पहले 2 वेबिनार थे इसलिए। बाकी मेन बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके विचार हैं या जो आपकी नीतियां हैं, बहुत से लोग इस बातों को चाहते हैं और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन उनकी परेशानी ये है कि वो कहें किसको, प्लेटफॉर्म कोई नहीं अपनी बात कहने का। और अब जो शर्मा जी ने ये काम शुरू किया है, इससे उन लोगों को बहुत राहत होगी और वो लोग अपनी बात कह पाएंगे और वही हमें समझा पाएंगे कि हमें क्या चाहिए। लोक नीति का मतलब हमारा ये होगा कि लोगों को क्या चाहिए। डिक्टेटरशिप नहीं होगी कि जो मैं चाहता हूं वही होगा, जो लोगों की डिमांड होगी वही उनको मिलनी चाहिए। और इसी पथ पर जब आप चल रहे हैं तो मेरा इसमें आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा। इस बात के लिए मुझे अफसोस है कि मैं बहुत लेट आप लोगों से मिल पाया। थैंक यू शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट आपने जो एक बात कही है कि शुरुआत बहुत लोग हैं जिन्होंने इसको शुरू किया है मैं भी उनमें से एक हूँ, बट हमारे बहुत सीनियर्स भी हैं, बहुत एक्सपर्ट्स भी दूसरे बहुत लोग हैं और ऐसे भी हैं, हम ऊपर वाले भी हैं। काफी लोगों ने अपनी पीड़ा को जब सामने रखा तो इसका उद्गम हुआ है। थैंक यू वेरी मच आपके मार्गदर्शन के लिए। इस पर भी विचार करेंगे, प्लेटफॉर्म की बात को लेकर भी। आगे हम त्यागी साहब के पास आते हैं। त्यागी साहब, आपका नेटवर्क शायद तब अगर ठीक है तो हम बात कर सकते हैं, प्लीज। सर अभी मेरी आवाज आ रही है? जी। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आगे अपनी बात को कंटिन्यू करूं। जी अनम्यूट कर दो, वीडियो रहने दो। नहीं ये तो सर मैं सबसे आज की मीटिंग में जितने भी सज्जन लोग हैं, मैं उन सबसे जो जरूरी चीज है, देखिए आपने आज जितनी बातें रखी बहुत अच्छी बातें, और सही में किसी भी विकसित देश के लिए और विकसित समाज के लिए इन बातों का होना बहुत बेहद जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें सोचने वाली बात है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इन विषयों पर बातें हो रही है। अब से पहले भी मतलब हर उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बदलाव आता है और कुछ चीजें नई जुड़ती जाती हैं। अब से पहले भी कई लोगों ने प्रयास किया है और इन बातों को रख करके सत्ता को हासिल किया है, मानस की तरफ जाते हैं। तो जब हम इन बातों को लेकर वहां पहुंचते हैं तो उन लोगों को संतुष्ट करना, वो बेहद संतुष्ट कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं कि मैंने आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया है, तो हम जानते हैं कि जिस टाइम हम लोग जाते थे काम करने के लिए तो किस तरह से लोगों के क्वेश्चंस होते थे, उनको संतुष्ट करना कितना मुश्किल काम होता था। लेकिन वहां पे एक नॉन चेहरा होता था अन्ना जी का। अरविंद केजरीवाल को लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन अन्ना जी को सब लोग जान चुके थे उसका। तो उसके बाद में भी फिर हम लोग उनको बताया करते थे कि अरविंद वो हैं जो अन्ना जी के साथ में आंदोलन किए, तो सब लोगों को पता, अच्छा अरविंद केजरीवाल। तो एक इतना नॉन फेस अरविंद केजरीवाल, उसको लोग वहीं के वहीं दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं जान पाते थे। तो हमें इन दो चीजों के साथ, एक तो अपनी उन बातों को लोगों को संतुष्ट करना कि हाँ हम उन जैसे नहीं निकलेंगे जो अब से पहले आए। मैं जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से बात करता हूँ, उस समय से लेकर के और आज तक इसी तरह की चीजें होती रही है कि हम व्यवस्था पर जब सत्ता मिल जाती है तो हमारा जो है फिर टारगेट कुछ और हो जाता है। मतलब ये लोगों की धारणा है और हमें इन चीजों को लेकर के भी लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा। मतलब ये कुछ क्लियर कट सी बातें हैं जिनसे हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये भी लगे कि यार कैसे नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति हमारे बीच में है कि बातों को शुरू होने से पहले ही जो है खत्म करने का प्रयास। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि इन चीजों के जवाब के साथ हम लोगों के पास जाएं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग शुरुआत करें, पूरा देश हमें करना है, हम पूरे देश में संगठन जरूर बनाएं, लेकिन चूंकि राजनीति, अगर हम समाज सेवा करते हैं तो पूरे विश्व में कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, हम उतनों के साथ कर लेंगे, क्योंकि वहां पे हमारा टारगेट फिक्स नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करनी है
और जितना ज्यादा लोग हमसे जुड़ते जाएंगे हम सेवा करते जाएंगे। बस जब राजनीति की बात आती है तो देखिए, राजनीति का सीधा सा मतलब है कि जब तक आपके पास पावर होगी नहीं, मतलब सत्ता नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि राजनीतिक तरीकों से जब हमारे पास सत्ता आती है तो हम उस पैसे का, जो आज की डेट में हम देखते हैं कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां सत्ता का कैसे दुरुपयोग करती हैं, मतलब हमारा यही है। तो हम उस चीज को सदुपयोग करने के लिए, सत्ता का सदुपयोग करने के लिए भी हमें सत्ता चाहिए। तो हम एक साथ कई जगहों पे अपनी एनर्जी को न लगाकर अगर हम किसी एक छोटे राज्य से शुरू करें और हम वहीं पे फोकस करें, बाकी संगठन हम पूरे देश में बनाएं, हर राज्य में संगठन बनाएं, क्योंकि जब आप एक जगह का चुनाव लड़ेंगे तो हमारे पास पूरे देश के बने हुए संगठन से काफी मात्रा में लोग आपको वहां मदद करने भी आएंगे और उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जिस तरह से युद्ध को जीतने के लिए हौसले के साथ साथ संख्या भी चाहिए होती है, तो उसी तरह से ये राजनीतिक युद्ध है, इसको जीतने के लिए हौसले के साथ साथ संख्या युद्ध भी चाहिए। क्योंकि आज आप देखिए कि जिसके साथ काफिला बड़ा होता है उसकी जीत का अंतर भी उतना ही बड़ा होता है, तो वो भी करना पड़ता है ना। तो उसके लिए हमें पूरे देश में संगठन बनाने की तो जरूरत है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें शुरुआत करने के लिए एक छोटे राज्यों को चुन करके वहां काम अभी से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है लॉकडाउन खुलने के बाद अगर हम इस पर कार्य करें तो अगले चुनाव तक हम कहीं ना कहीं अपने आप को इस कंडीशन में खड़े पाएंगे कि पहले चुनाव में धमक दिखाई दे। बस यही, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा और चाहूंगा कि इस पे आपका जो भी व्यू हो वो थोड़ा सा हमें मिल जाए। जी त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारगर्भित बातें कही हैं। और शुरुआत बेसिकली बहुत लोग ये पूछते हैं, ये प्रश्न आपका ही नहीं है, बहुतों का है कि शुरू में सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, क्या वास्तव में इस पे खरे उतरेंगे या नहीं। यहाँ पे इसका जवाब हमने कुछ अलग अलग तरीकों से सुनिश्चित किया है, कहने मात्र से नहीं होगा। हम एक तो एफिडेविट वाली बात भी इसमें प्रोविजन एक रखा हुआ है ताकि व्यक्ति की निष्ठा जल के, और पब्लिक रेटिंग सिर्फ गवर्नमेंट में बाद में आने के बाद नहीं होगी, हम पहले भी व्यवस्था इसकी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने सिस्टम में भी कुछ ऐसी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस अडॉप्ट की जाए जहां पे पारदर्शिता हो। एनीवे, इन सारे मुद्दों पर आपसे अलग से चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे और आगे कैसे हमने जाना है, तो मिलके हमने इस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए और अपने सुझाव रखने के लिए। तो मैं लास्ट में इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो योगदान रहा है दो विभूतियों का, उनका नाम लिए बगैर ये वेबिनार समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो डॉक्टर CB तिवारी जी उत्तर प्रदेश से, और उनके और हमारे भी मित्र हैं अमित जी, इन दोनों ने बहुत कोशिश की है। तो क्विकली अगर एक मिनट के लिए आपसे थोड़ा रूबरू हो जाएं, उसके बाद में ब्रिगेडियर साहब की ओर चलना चाहेंगे लास्ट वर्ड्स के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपकी ओर प्लीज। आप अनम्यूट करें प्लीज। जी 1 मिनट में आप कुछ, हाँ जी प्लीज। आवाज आ रही सर? जी जी जी। वंदे भारत मातरम। वंदे भारत। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के समस्त पदाधिकारी, वॉलंटियर सबको प्रणाम करता हूं और डॉक्टर साहब को विशेष प्रणाम करता हूं। आपकी सूझबूझ जो है बहुत आगे जाएगी, ये मुझे पता था पहले से भी, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात 2019 में हुई थी, तो मुझे लगा था कुछ अलग करने वाले हैं आप, और उसकी शुरुआत हुई है। क्योंकि समय बहुत कम है तो मैं 2-3 लाइनें पढ़ूंगा, उसमें सब समझ में आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश एक इतिहास बन के उभरेगा राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के लिए। गीत नया गाना होगा, गीत नया गाना होगा, गीत नया गाना होगा, निश्चल भाव से खुले मंच पर अब सबको आना होगा, गीत नया गाना होगा। घिरी प्रलय की प्रबल घटाएं, छाया है चहुं ओर अंधेरा, पसरा तिमिर है इस धरती पर, मानो यहाँ है यम का डेरा। अंधकार को दूर है करना,
सब कोई मिलकर ज्ञान का दीप जलाना होगा, गीत नया गाना होगा, गीत नया गाना होगा। मानव है मानव का दुश्मन, आज के समाज में मानव है मानव का दुश्मन, खुलकर गर्दन काट रहा है। अपना सपना पूरा करने को यह नफरत बदलना है, इसे बदलना है अब मिलकर सबको जोर लगाना होगा, फिर से गीत नया गाना होगा, गीत नया गाना होगा। एक लय एक सुर ताल में चलकर अब हमको दिखलाना होगा। आपके मिशन में सब लोगों को शामिल होना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, वॉलंटियर की तरह काम करना होगा। एक लय एक सुरताल में चलकर अब हमको दिखलाना होगा। यही समय है, यही समय है भारत में अब फिर से स्वराज को लाना होगा। चंद्र कदम से कदम मिलाकर, चंद्र कदम से कदम मिलाकर भारत को चमकाना होगा, गीत नया गाना होगा, गीत नया गाना होगा। थैंक यू सर। वेरी गुड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी वंदे मच। भारत। नया गीत हम सभी लोग गाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इसको एक गीत नहीं समूह गान का नाम दिया जाएगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। और आज के इस प्रयास के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अमित भाई की ओर जाना चाहूंगा। अमित केशरवानी जी, प्लीज 2 शब्द आपकी ओर से। हाँ सर, नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। सबसे पहले मैं सभी पदाधिकारी जितने भी हैं लोक नीति पार्टी के, उन सबको जो है नमस्कार करता हूँ। और जो आपकी नीतियाँ आज मैंने सुनी है, पहली बार ही सुना है, और मुझे वाकई में लगा कि जो है ऐसा ही होना ही चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए, जिससे जो है हम लोग एक सफल राष्ट्र की तरफ बढ़ सकें, जहां पर जो है सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबका एक उत्तर होना चाहिए, सबके पास उत्तर होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया और कितने दिन में किया। तो ये सारी चीज बड़ा अच्छा लगा, और हमको लगता है कि यही चीजें जो है कुछ दूसरी पार्टियों से अलग होकर हम लोग जो है अपने आप को दिखा सकेंगे। और इसी के साथ जो है बाकी लोगों ने तो काफी कुछ कहा भी है, और आगे जैसा जैसा कुछ भी सुझाव होंगे, कुछ भी बातें होंगी, वो आगे हम लोग करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके और डॉक्टर साहब के प्रयासों से आज की मीटिंग सफल हो पाई है। बधाई हो बहुत बहुत इसके लिए आप दोनों को। तो अंत में मैं सर लास्ट शब्द के लिए, इससे पहले कि मैं ब्रिगेडियर साहब को रिक्वेस्ट करूं, कल हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाह रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम प्रश्न और उत्तर पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब होंगे, दीपक जी होंगे, मैं भी होऊंगा और 2-3 और लोग हमारे होंगे। क्वेश्चन आंसर पे सिर्फ कल बात करेंगे, वो अलग से सूचना कन्वे कर दी जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब निवेदन करूंगा ब्रिगेडियर साहब से कि जो लास्ट वर्ड सर, कंक्लूडिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस प्लीज फ्रॉम योर एंड। सर अनम्यूट करिएगा। सर अनम्यूट सर काइंडली। सभी जो लोग आए हुए हैं और जो अभी चले भी गए हैं, मैंने देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग चले भी गए हैं इस सब के अंदर, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सभी ने यहाँ पर आकर इस जो है वर्चुअल मीटिंग को एक सफल बनाने की कोशिश की है। बड़ी डिटेल के अंदर जो है लोक शर्मा जी ने डिटेल में हमारी पार्टी के बारे के अंदर बताया है कि किस तरीके से हम क्या हमारा उद्देश्य है, क्या कर रहे हैं, डिटेल के अंदर काफ़ी बताया है। उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 1-2 मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं एक स्ट्रेस करना चाहूँगा, ताकि जो है किसके ऊपर हम जोर देते हैं। एक प्रश्न आया था कि जो है रिलीजन के ऊपर ही जो है जातिवाद और रिलीजन 2 चीज़ें हैं, जातिवाद और रिलीजन के ऊपर ही जो है पूरी जो है प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल ठीक है। उदाहरण हमारा है, मैं खुद जो है आर्म फोर्सेस में रहा हूँ, मैं कम से कम 34 ईयर्स तक, तो एक उदाहरण है वहाँ पर जो है आप देखा जाए तो सभी धर्म के हैं लोग वहाँ पर कभी हमने सोचा नहीं, कभी भी हुआ नहीं है रखे के लिए। एक ही एक स्थल है हमारे पास में बनाया जाता है हर एक यूनिट के अंदर, जिसको बोला जाता है सर्व धर्म स्थल, जिसके अंदर एक ही जगह पे अंदर जो है, चाहे वो गुरुद्वारा है या चाहे वो मंदिर है या चाहे वो मस्जिद है या चाहे वो चर्च है,
उसी के अंदर ही रहते हैं और सभी के सभी वो जाकर हर एक त्योहार पर वहाँ करना चाहते हैं। एक प्राइवेट है इसका, उसके साथ में कोई है पॉलिटिक्स में आने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा देश उसको ना वैसा ना करते हुए ये कहना कि हम रिलीजन को हम पॉलिटिक्स में नहीं लेके आने चाहिए, वो पर्टिकुलरली जो है वो हमेशा हमारे पार्टी के अंदर नहीं रहे। रिलीजन नहीं वैसे भी आएगा, हमारे पास में सब रिलीजन के सब जाति के लोगों के लिए वेलकम है और उसको हम रिलीजन को कभी भी नहीं लेके आना चाहिए के लिए। दूसरी एक बात है कि हम आमतौर पर देख रहे हैं, जैसे कि सभी आपने भी सभी का विचार होगा कि एक किस्म को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करती है, दूसरी वो करती है। मैं भी कई जगह पर जाता रहता हूँ पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो ये पैनल डिस्कशन वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर ये एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कि पिछले इतने सालों के आपने नहीं किया, आपने अभी क्या किया, ये है सारा जो है इसी के ऊपर है। और वो जो एंकर है वो मतलब जो है उसी में मजा लेते रहते हैं इसके लिए। तो कहने का मतलब है हमने ये कहा है कि हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। जो पीछे से हुआ है उन्होंने उस अपने एरिया के अंदर अपने समय के अंदर जो उन्होंने अच्छा सोचा वो किया, हम उस जगह से जो है उसको बेस मानते हुए उसको आगे ऊपर से लेके जाना है। हमारे पास में कुछ बेस बना हुआ है ऑलरेडी, हम जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं। इंडिया अभी जीरो से नहीं है, इंडिया काफ़ी ऊपर आ चुका है। वहाँ से ऊपर हम कितना ऊपर लेके जा रहे हैं कोई पार्टी है, हर एक पार्टी अपना अपना जो है लेके आती है। हम भी अपना जो है एक किस्म से जो है पूरी एक उद्देश्य एक मिशन लेके आए हैं। एक्सेप्ट करिएगा, जो भी एक्सेप्ट करता है उसके साथ में जरूरी बात है, पर किसी को क्रिटिसाइज करके अपने को ऊपर बढ़ाना है हमने के लिए। एक क्रिटिसिज्म नहीं होगा किसी पार्टी करने के लिए। ये अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आपने किसी ने भी बताया बीच में के अंदर, अकाउंटेबिलिटी ये बहुत एक अहमियत है। अकाउंटेबिलिटी सभी की, सरकार की, लेजिस्लेचर की, जो है ब्यूरोक्रेट्स की, जो पब्लिक सर्वेंट है, अब पुलिस है उसके अंदर सभी उसके जाते हैं, और साथ में पब्लिक के लिए हर एक की अकाउंटेबिलिटी है, हर एक की अकाउंटेबिलिटी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए है हमने कहा है कि उसके अंदर जो है पब्लिक रेटिंग वगैरह हो जाएगी। पब्लिक रेटिंग भी ज़रूरी बहुत इसी वजह से है ताकि पब्लिक रेटिंग पता लगे रहे, लोगों को पता लगे कि हमने पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। कहते तो हम सभी हैं कि हम पब्लिक सर्विस के काम करते हैं, पर वो पब्लिक मास्टर्स ज़्यादातर बन जाते हैं जब भी वो मतलब जो है आगे करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पार्टी के अंदर जो हम लोग चाहते हैं जो मोटिवेटेड होना चाहिए। मोटिवेशन हम ये जिनके अंदर में कि ये नहीं कि हम पावर के अंदर आने के लिए क्या रहते हैं ना, पावर के करने के लिए। और सबसे पहले मैंने यही बताया था कि अगर इसके अंदर कभी भी हमें गया तो मैंने सबसे पहले खुद को बोला है कि मैं कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा के लिए। सिर्फ मोटिवेशन यही है कि इस इंडिया के अंदर जो हमने हमारे 1947 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने जो है जिन्होंने बनाया है, जो उन्होंने सोचा था किस तरीके से डेमोक्रेसी होगा, वो किस तरीके से, यही भी किस्म विजन है हमारा, यही किस्म विजन है मेरा। ये नहीं है कि हम पावर के नजर में आएंगे नहीं, पावर इज ए मीन उसको जो है पूरा करने के लिए। पावर इज नॉट अर्थ है कि नहीं इसको हम जूर लेना है ना, मीन है लोगों के पास जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और ये लोगों की ही नीति है, हमारी कोई राजनीति नहीं रहेगी। तीसरा जो है एक अभी जो है देश के अंदर हम अकेले नहीं रहते हैं, एक किस्म से पूरा का पूरा ना एक जो है पूरा वर्ल्ड जो है एक किस्म से विलेज बन गया है। बहुत सी प्रैक्टिस वगैरह बाहर क्या हो रही हैं, बहुत सी उसको किसे हम यहाँ पर लागू किया जा सकता है, हमें करना चाहिए जो लागू हो सकता है। जैसे इसके बारे में जो है शर्मा जी ने भी बताया है, 2-3 चीज़ें में जो है ख़ासतौर पर टाइम के ऊपर करना है। हमारा जो फैमिली है, अपना मेरा लड़का ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, उसने किसी को बताया कि मतलब जो है मेरे बच्चे का जो है 18 साल का हो गया है, पुलिस वेरिफिकेशन करा दो। उनके अंदर टाइम लिमिट है कि 15 दिन के अंदर उन्होंने देना है। 15 दिन के अंदर अगर उन्होंने नहीं दिया उसके के लिए तो वो जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेटर है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये है मतलब ये कहने का मतलब है कि जो टाइम लिमिट हर एक के लिए, जो भी सर्विसेज है हर एक के लिए टाइम लिमिट रहने के लिए। और दूसरा ये एक जो है टाइम जो है टाइम बैंक, जैसे हम अपना जो है हमारा जो पैसे वाला बैंक होता है या दूसरे वाले बैंक पर रहें, इसे टाइम बैंक का मतलब है कि जो हमारे पास में अभी स्पेयर टाइम है, जो उसके लिए किसी भी बड़े बुजुर्ग वगैरह के लिए अगर कोई कष्ट में है, अकेला है, उसके लिए हम
मतलब जो उन्होंने कुछ बोला है कि हमें कुछ आके हमारे को मदद करो, तो निष्कल मतलब जो है बगैर कोई पैसे लिए उसकी मदद करना है, वो टाइम लिमिट हो जाती है कि मेरा मदद जो है इतने टाइम तक हमने काम किया है, वो टाइम आपका बैंक के अंदर जमा हो गया, आपने मतलब रिकॉर्डिंग हो गई आपके अंदर। कभी आप भी बीमार पड़ जाएंगे बड़े होकर के, कभी आप भी बीमार पड़ जाए, कोई नहीं उसके अंदर है, तो आप वो अपना जो टाइम है उसको अपना एनकैश कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई ना कोई और आएगा आपको मदद करने के लिए। क्या मतलब कि आमतौर पर हो क्या रहा है कि जो है हम छोटे छोटे बच्चे बट रहे हैं लगे के लिए, फैमिली सिस्टम जो है खत्म से जो पहले होता था वो तेजी से खत्म हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है, बच्चे भी जो आमतौर पर देखा है सीनियर सिटीजन वगैरह, हमारे खुद के दोनों बच्चे जो बाहर हैं, अब्रॉड हैं, मैं मेरी वाइफ ही है यहाँ पे रखने के लिए। इस तरीके से जितने भी मेरे कोर्समेट्स वगैरह हैं, जितने मैं देखता हूँ, मोस्ट ऑफ देम उनके बच्चे या तो बाहर हैं या इंडिया के अंदर बाहर रहने के लिए। तो कहने का मतलब जो अपने अपने बच्चों को डिपेंड करना जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये टाइम जो है बैंक है बहुत ज़रूरी है। ये चला है हमने जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर खासतौर पर देखा हमने, स्विट्जरलैंड वगैरह के अंदर बहुत अच्छी तरह से चलता है, उसको चल सकता है इंडिया के अंदर, कोई ऐसी बात है कि ना चले के लिए। सिंगल आइडेंटिटी कार्ड बहुत और इम्पोर्टेंट है। सिंगल आइडेंटिटी कार्ड के अंदर जो है अभी हर जगह पर कार्ड लेके जाते हो, कोई कहता नहीं आप भूल जाते हो, आमतौर पर जो है कोई ना कोई चीज भूल जाओगे तो वापस जाना पड़ेगा, अरे यार वो तो लेके नहीं आए, उन्होंने तो आधार कार्ड मांगा था तो मैं तो जो है वोटिंग कार्ड लेके आ गया था के लिए, या वो बोले वोटिंग कार्ड, अभी जैसे दिल्ली के अंदर कहते हैं वोटिंग कार्ड बहुत जरूरी है, आप आधार कार्ड पहुंच गए, वो कहते नहीं वोटिंग कार्ड जरूरी है, वोटिंग कार्ड किधर आप करेंगे। तो कहने का मतलब है एक आइडेंटिटी कार्ड अगर होगा तो वही उसका लिए मतलब जो है किस्म से सिटीजन कार्ड भी बन सकता है। हम आपसे क्या अपेक्षा है, आप अभी हैं, अभी यहाँ 25-40 अभी हैं और साथ में 60-65 पर थे, आप अपने जो आपने सुना है अगर आपको अच्छा लगा है तो इसके लिए आपने जो परिवार के दूसरे लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हम कहेंगे, कहीं आपने मतलब जो है जिन्होंने काम भी किया है पॉलिटिक्स के अंदर है, आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, आपको जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उनके अंदर पता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगेंगे जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे के लिए, आगे बढ़ सकेंगे आने के लिए। पर लास्ट में जो है हमें क्या है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी आपको पता है कि हम कोविड के टाइम के अंदर बहुत कुछ हो सकते हैं, वो तो हम देखेंगे जब इलेक्शन जब भी आते हैं, पर अभी क्या कर सकते हैं करने के लिए, तो क्या हमारा सिर्फ ये वाला सुझाव है कि आप की तरफ से आप जाइए कि लोगों की मतलब जो है कई बच्चे हैं जो अभी जो है किस्म से ऑर्फन हो गए हैं, माता पिता नहीं रहे उनके लिए, इसी तरीके से जो है कईयों के जो है ब्रेड अर्नर वगैरह हैं जो है वो जो कमाई करते थे उनकी डेथ वगैरह हो गई है। हम चाहते हैं कि ऐसी फैमिलीज वगैरह को जो है अगर आप अपने अपने एरिया के अंदर कर सकते हैं तो हमारे पास में एनजीओ वगैरह हैं जो मदद करने के लिए तैयार हैं, उनको हम अडॉप्ट करवा सकते हैं, उनके लिए हम फाइनेंशियल दे सकते हैं करने की कोशिश करने के लिए। इसी तरीके से जो है कई लोग हैं जिनको जो ज़रूरत पड़ती है उनके लिए उनके पास थर्मामीटर ही नहीं है, थर्मामीटर महंगे हो गए हैं, आप जो है ऑक्सीमीटर्स वगैरह चाहिए, इसी तरीके से आपको जो है कंसंट्रेटर वगैरह चाहिए, तो जो भी ज़रूरत है बताइएगा, हम अपनी एनजीओ नहीं है दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर वहाँ पर उस एरिया के अंदर जो है कोशिश करेंगे कि वहाँ पर पहुँचाने के लिए, और उसके अंदर अगर आप उसके एरिया के अंदर मदद कर सकते हैं, उस एरिया के अंदर इंचार्ज बन सकते हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ के आइएगा, हम आपका जो है साथ मिलकर जो है इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारी चाहते हैं कि हमारी विजिबिलिटी अभी होनी चाहिए इस टाइम के अंदर, जो हम कहते हैं क्राइसिस सिचुएशन है। क्राइसिस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्राइसिस सिचुएशन के अंदर हमारी पार्टी जब बन रही है हमने क्या किया बताने के लिए, तो उस चीज़ के अंदर भी हमारी विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कहने के लिए। डिस्कशन करेंगे हमें आपके साथ में और ज़्यादा करने के लिए, अभी शुरू के अंदर हुआ है, दूसरी तीसरी अभी सिर्फ वेबिनार हुआ है, और चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारे साथ में जोड़िएगा। सुझाव बहुत ज़रूरी है, आपके जितने भी आपके सुझाव आते हैं हम उसको जो है सीरियसली लेते हैं और उसको हम मतलब जो है उसके ऊपर पूरा अध्ययन करते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, अगर वो इम्प्लीमेंटेबल है के लिए डिस्कशन करने के लिए। और लास्ट में ये कहूँगा कि डेमोक्रेसी के लिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो होगी, दे नो डाउट ऑन दैट, पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जब तक डिसीजन नहीं हो जाता है सबसे जो है राय ली जाए, पर जब से डिसीजन हो जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती है।
इम्प्लीमेंटेशन वही होगा जैसे कानून की तरफ होना चाहिए। तो कहने का मतलब हम अगर देखा जाए कि इंडिया के अंदर मैं क्योंकि इंडिया में मैं रह चुका हूँ, तो इंडिया के अंदर इस टाइम के अंदर इतने ज़्यादा जो हैं एक्ट हैं या इतने ज़्यादा गाइडलाइंस वगैरह हैं, कितने भी मुल्क में नहीं होंगे, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम के अंदर जो हम चाहते हैं कि वो नहीं होते, तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोई वो नहीं है डेमोक्रेसी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई भाईबंदी नहीं है कि ये इम्प्लीमेंटेशन ये जो है एमएलए का है, ये एमपी का है, ये इसको बहुत जानते हैं, इसको छोड़ दिया के लिए वो गलती काम किया, कहते हैं गलती काम किया उसको पनिशमेंट मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी दिया ओनली। कहने का मतलब है जो भी डिसीजन लिया है उससे पहले जो है पूरी डेमोक्रेसी है, पर इम्प्लीमेंटेशन जब ये एक बार डिसीजन ले लिया है उसको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम के अंदर है रूल ऑफ द लॉ विल प्रिवेल। यही है मेरा सिर्फ लास्ट में कुछ कहने के लिए। बाकी ओवर बैक टू लोक। जय हिंद जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। अभी वी आर कंप्लीट 30 मिनट्स लेट एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा पांड्या साहब से वोट ऑफ थैंक्स फॉर ऑल इन अ मिनट और टू प्लीज। ओवर टू दीपक सर। वेल, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित रहे उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शर्मा जी ने अपना विषय बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया, ये विशेषता उनको भी एक बड़ा धन्यवाद। हृदय से ब्रिगेडियर साहब को धन्यवाद कि उन्होंने अंतिम क्षणों में जो पार्टी की सारी जो सारांश है, पार्टी की जो बातें है, जो विकट समस्याएं आज लोगों में नजर आ रही है, उसको एकदम स्पष्ट रूप में समझा दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। और जो आनंद सर है जिन्होंने मतलब आज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखा हुआ है इस मीटिंग का, उनका भी धन्यवाद। और अंत नहीं कहूंगा, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस सेमिनार को, इस वेबिनार को सक्सेस करने के लिए मीटिंग के पहले, मीटिंग के बाद जो भी मतलब उन्होंने लोगों से संपर्क किया होगा, लोगों से बातें करी होगी, लोगों को मतलब लोगों को बुलाने के लिए उन्होंने जो जो बातें करी होगी, उस सभी कार्यकर्ताओं को, उन सभी लोगों को लोकनीति की तरफ से हमारा हृदयस्थ धन्यवाद और प्रभु का धन्यवाद जिसने हमको आज ये प्लेटफॉर्म दिया। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बनर्जी साहब, आपका धन्यवाद किए बगैर भी बात नहीं बनती है। यू हैव बीन अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंटल फॉर ऑल। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम।